अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 546 से 550। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 546। तस्लीम, आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 546। तस्लीम। ड्यूक हुआई हमेशा पानी की तरह शांत रहते थे, मानो सब कुछ उनकी हथेली में हो, इसलिए यह पहली बार था जब उनका चेहरा हरा हो गया था। हा 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 हा, अच्छा बच्चा। एक बार जब ओल्ड मैन म्यू ने देखा कि ड्यूक हुआई की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई है, तो उसने हंसी की पूरी तरह से अनियंत्रित गर्जना छोड़ दी। मूल रूप से उनके पक्ष को शुरू से ही ड्यूक हुआई द्वारा दबा दिया गया था, और उन्हें तब तक दबाया गया जब तक कि वे मुश्किल से सांस भी नहीं ले सके। अब जब युनचे आ गया था, तो उसने अन्य 7 परिवारों को सामूहिक रूप से अपने कपड़े धोने के लिए मजबूर किया, और ड्यूक हुआई को एक निराश अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए भी मजबूर किया। ये बस बहुत ताज़ा महसूस हुआ। सभी को पता चला कि उन्होंने इस युवक को पूरी तरह से कमतर आंका था। जब उन्होंने ड्यूक हुआई का सामना किया, तो उनका स्वभाव शुरू से अंत तक शांत और संयमित था, और वह एक इंच भी पीछे नहीं हटे। इसके अलावा उनके शब्द अत्यंत तीखे और तीक्ष्ण थे। उन्होंने ड्यूक हुआई को अवाक कर दिया और 7 कुलपतियों में से प्रत्येक को क्रोध से कांपने पर मजबूर कर दिया। और जिस चीज ने लोगों को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया, वही उनके द्वारा दिखाई गई अपार हिम्मत थी। जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा था वह ड्यूक हुआई था, एक ऐसा व्यक्ति जो अभिभावक परिवारों के कुलपतियों और यहाँ तक कि छोटी दानव महारानी के दिलों में गहरा डर पैदा कर सकता था। युनचे न केवल उसके प्रति सख्त था, बल्कि वह उस पर खुलकर और लापरवाही से चिल्लाया। प्रभावशाली ड्यूक हुआई को निकम्मा और ऐसा मुर्गे कहा जाता था जिसकी तुलना उसके पिता से भी नहीं की जा सकती। तिरस्कार की वह अभिव्यक्ति और उसका तिरस्कार का स्वर सभी ने स्पष्ट रूप से देखा और सुना। युनचे ने अभी जो पहले कहा था, उसके आधार पर ड्यूक हुआई के दिल में उसे मारने का विचार पहले ही उभर चुका था। उसके दिमाग ने तुरंत गणना की। उन्होंने तुरंत अपनी ओर से युद्ध क्षमताओं की पुष्टि की और सबसे मजबूत 12 लोगों की पुष्टि की जिन्हें दूसरी पार्टी भेज सकती थी। फिर उन्होंने सभी संभावित अनिश्चित कारकों पर विचार किया और जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वह ये था कि उनकी टीम का हारना बिल्कुल असंभव था। फिर एकमात्र स्पष्टीकरण जो वह सोच सकता था वह ये था। उसकी आंखों के सामने युनचे स्पष्ट रूप से मजबूत होने का नाटक कर रहा था, उसे डराने की कोशिश कर रहा था ताकि वह उस लड़ाई से बच सके जिससे दूसरा पक्ष अपनी गरिमा खो सकता था। यही एकमात्र संभावना थी। ये सोचकर ड्यूक हुआई तुरंत शांत हो गए। उन्होंने युनचे की पीठ का सामना किया और कहा, युनचे, आपका एकल प्रदर्शन बहुत बेकार है। क्या इस ड्यूक ने कभी कहा है कि हम स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते? ओह, युनचे घूमा और उसकी आंखों में आश्चर्य की अभिव्यक्ति चमक उठी। भले ही ये केवल 1 सेकंड का विभाजन था, ड्यूक हुआई की आंखें बहुत तेज थीं और उसने इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से पकड़ लिया। उसने अपने मन में उपहास किया, मैं इसे जानता था। यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि ड्यूक हुआई स्वीकार करता है। युनचे ने गंभीरता से पूछा। उन्होंने अपनी भौहें टेढ़ी की और हल्के से हंसते हुए कहा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है अगर केवल ड्यूक हुआई स्वीकार करते हैं। क्या आप अपने पीछे के 7 अभिभावक परिवारों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? हे, ड्यूक हुआई ने पहले से इत्मीनान वाला रवैया पुनः प्राप्त कर लिया था और मुस्कुराते हुए कहा, ये ड्यूक वास्तव में मेरे पूरे जीवन में कभी किसी से नहीं डरता था, और मैं निश्चित रूप से आपके द्वारा सुझाए गए इस दांव से नहीं डरूंगा। इस ड्यूक के लिए यह कोई मायने नहीं रखता कि यह तथाकथित दांव क्या है, क्योंकि यह ड्यूक बिल्कुल नहीं हारेगा। हा 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 हा। ड्यूक हुआई हंसने लगे। हालांकि हंसी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन गहरे अहंकार से भरी हुई थी। वह पलटा, 7 अभिभावक परिवारों की ओर देखा और पूछा, कुलपतियों, क्या आप सभी को कोई आपत्ति है? अगर ड्यूक हुआई को कोई आपत्ति नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से हमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। सभी पितृपुरुषों ने सहमति में सिर हिलाया। आत्मविश्वास से लबरेज ड्यूक हुआई को देखकर वे सभी शांत हो गए और सोचा, ये सही है। अगर लड़ाई ड्यूक हुआई द्वारा सुझाए गए नियमों के अनुसार की गई, तो उनके पक्ष के लिए हारना संभव नहीं होगा। दोनों पक्षों के बीच युवा पीढ़ी की संयुक्त ताकत में अंतर इतना अधिक था कि उनके हारने की कोई संभावना नहीं थी। भले ही वे केवल 6 लोगों को भेज सके, फिर भी उन्हें 12 विरोधियों को हराने का पूरा भरोसा था। 12 के मुकाबले 12 होना तो दूर की बात है। यद्यपि युनचे द्वारा सुझाया गया तथाकथित दांव भारी लग रहा था, ये केवल एक विचार था जो कभी सच नहीं होगा। आपको लगता है कि सुना? ड्यूक हुआई ने देखा। युनचे ने सिकुड़ी हुई आंखों से कहा, आपने जो दांव लगाने का अनुरोध किया है, हम उस पर सहमत हो गए हैं। ये प्रतियोगिता युन परिवार के भाग्य का फैसला करेगी।
क्या हम ये प्रतियोगिता अभी शुरू कर सकते हैं, या क्या आप अभी भी इसमें देरी करने के अन्य कारण ढूंढना चाहते हैं? देरी, युनचे हैरान होकर बोली, हम देर क्यों करना चाहेंगे? मैं शुरू से ही प्रतियोगिता आयोजित करने पर सहमत हूँ। मैं इसके शुरू होने का इंतजार भी नहीं कर सकता। हालांकि चूंकि ड्यूक हुआई को पता है कि यह प्रतियोगिता मेरे यून परिवार के भाग्य का फैसला करने वाली है, तो प्रतियोगिता की निष्पक्षता और निष्कर्ष निस्संदेह महत्वपूर्ण है। इस प्रतियोगिता की देखरेख के लिए पूर्ण अधिकार की आवश्यकता है। युनचे ने सही ढंग से बोलना समाप्त करने के बाद छोटी दानव महारानी का सामना किया, झुककर कहा, छोटी दानव महारानी, इस प्रतियोगिता में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया पूरी प्रक्रिया और अंतिम परिणामों को देखें, फिर यहाँ सभी के लिए अंतिम परिणामों की घोषणा करें, और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के लिए भी इसकी घोषणा करें। लिटिल डेमन महारानी ने थोड़ी देर के लिए युनचे को लगातार देखा, और उसकी आवाज जो बर्फ की तरह ठंडी थी, आपका यूं परिवार गार्जियन परिवारों का हिस्सा बना रह सकता है या नहीं, इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो ये तय कर सकता है वह यह महारानी है। भले ही 10 गुना अधिक लोग आपके यूं परिवार के खिलाफ हों, अगर यह महारानी सहमत नहीं है तो कोई भी यूं परिवार के भाग्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हालांकि यदि यह प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और आप अंत में हार जाते हैं, तो आपको दांव का पालन करना होगा और अभिभावक परिवारों में से एक के रूप में अपना कर्तव्य जारी नहीं रख पाएंगे। उस समय ये साम्राज्य भी तुम्हें रोक नहीं सकेगी। फिर भी क्या तुम निश्चित रूप से युद्ध करना चाहते हो? हमें लड़ना होगा, युनचे ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। हमारा यू परिवार लिटिल डेमन महारानी के उच्च सम्मान के लिए अविश्वसनीय रूप से आभारी है, लेकिन ये लड़ाई न केवल हमारे परिवार के भाग्य के बारे में है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात हमारे परिवार की गरिमा के बारे में है। यदि हम नहीं लड़ते हैं, भले ही छोटी दानव महारानी ने दया की हो और हमारे यूं परिवार को संरक्षकों में से एक के पद पर बने रहने दिया हो, तो और भी अधिक आवाजें उठेगी जो चाहती हैं कि यूं परिवार चले जाएं और सभी लोग स्वर्ग के नीचे आ जाएं, हमारा तिरस्कार करेंगे। हमारा यून परिवार इस लड़ाई को लड़ने और उन बेईमान लोगों को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए बाध्य है। युनचे के शब्दों ने यूं परिवार के कई सदस्यों के दिलों को गहराई से प्रभावित किया, उन्हें अपनी मुट्ठियां बंद करने और सिर हिलाने पर मजबूर किया। उन्होंने अब यह नहीं सोचा कि वह उतावला और लापरवाह था। लिटिल डेमन महारानी ने अपनी भौहें बंद कर ली और यू किंगहोंग की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। यू किंगहोंग ने धीरे से उसकी ओर सिर हिलाया। अच्छे से छोटी दानव महारानी उठ खड़ी हुई और समुद्र की तरह एक प्रभावशाली शक्ति ने तुरंत हर कोने को भर दिया। उनका एक एक शब्द लोगों के दिलों को झकझोर देता है। तब यह महारानी इस युद्ध को व्यक्तिगत रूप से देखेगी। ये लड़ाई, यदि ड्यूक हुआई का पक्ष जीतता है, तो यूं परिवार अभिभावक परिवारों में से एक होने का अपना अधिकार खो देगा। यदि यून परिवार का पक्ष जीतता है, तो हेलियन, चियांग, बाय, नानगोंग, लिन, जियोफेंग, जियो, इन 7 परिवारों में से प्रत्येक को 1 महीने के समय में 2.5 किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल इकट्ठा करना होगा और इसे पलटना होगा यून परिवार को। और ड्यूक हुआई, आपके पास यून परिवार के लिए 10 किलोग्राम पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए भी उतना ही समय होगा। ये वे दांव हैं जिन पर तुमने आपस में सहमति जताई है। चाहे कोई भी हारे, अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे, अन्यथा ये साम्राज्य इसे माफ नहीं करने वाली पहली महिला होगी। मैं लिटिल दानव महारानी को धन्यवाद देता हूँ, युनचे ने लिटिल डेमन महारानी की आवाज के ठीक बाद जोर से कहा। फिर वह घूमा और हॉल में सभी का सामना किया और विभिन्न क्षेत्रों के सभी लोग, हमारे भ्रामक दानव क्षेत्र के भाई और बहनें, वरिष्ठ जन, क्या आप सभी कृपया इसे एक साथ देख सकते हैं? क्षेत्र के सभी नायक एक साथ इसे देख रहे हैं। अगर हारने वाला पक्ष अभी भी अपने शब्दों से पीछे हट जाता है, तो यह वास्तव में शर्मनाक होगा। कम से कम हमारा यू परिवार कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। सभी की गवाही के साथ इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये सबसे मजबूत गवाह थे। इस मैच का नतीजा यहाँ के लोगों की वजह से इल्यूस्ट्री डेमन दायरे के हर कोने तक पहुँचाया जाएगा। यदि इस तरह की गवाही के तहत हारने वाला पक्ष अपने शब्दों से पीछे हटना चाहता है, तो यह वास्तव में वैसा ही होगा जैसा युनचे ने कहा था। उनके पूरे परिवार को अपमानित किया जाएगा। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, लिटिल डेमन महारानी और यहाँ उपस्थित सभी लोगों के गवाह होने से ये वास्तव में बेहतर नहीं हो सकता। ड्यूक हुआई की आंखें तब तक सिकुड़ गईं जब तक कि यह केवल एक छोटी सी रेखा नहीं रह गई। युनचे का पक्ष जितना शांत और भावुक था, उसे उतना ही अधिक शांतिपूर्ण महसूस हुआ, क्योंकि उसने इसे कैसे देखा, ये स्पष्ट रूप से दूसरा पक्ष था जो यून परिवार के लिए कुछ अंतिम गौरव अर्जित करने की कोशिश करने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर रहा था, ये जानते हुए कि वे निश्चित रूप से हारेंगे। उन्होंने अपने जीवन काल की सारी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया
और फिर भी दूसरी पार्टी की जीत के लिए कोई संभावित तरीका नहीं सोच सके। बातचीत जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। लिटिल डेमन महारानी ने अपना हाथ लहराया, उसकी आंखें ठंडे सितारों की तरह थीं। मैं प्रत्येक पक्ष को तैयार होने और ये तय करने के लिए 300 सांसों का समय दूंगी कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। दोनों तरफ 12 आदमी और उम्र 35 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये साम्राज्य स्वयं युद्ध के लिए स्थान का चयन करेगी। हम पूरी निष्ठा से लिटिल डेमन महारानी के आदेश का पालन करते हैं। ड्यूक हुआई ने लापरवाही से अपने हाथ पकड़ लिए और कोई अन्य हरकत नहीं की ताकि उन्हें यूं परिवार का पक्ष देखने का समय मिल सके। उसने पहले ही तय कर लिया था कि इस लड़ाई में किसे भाग लेना है, इसलिए चयन करने में अधिक समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यूचे अपनी सीट पर वापस चला गया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। जियो यून का चेहरा पहले से ही इतना तनावग्रस्त था कि वह कभी लाल और कभी पीला पड़ जाता था। आखिरकार जो प्रदर्शन होने वाला था वह पूरे यून परिवार का भाग्य निर्धारित करने वाला था। वह बेहद घबराया हुआ था और उसने कहा, बड़े भाई क्या सचमुच सब कुछ ठीक है? यूचे की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने यू किंगहोंग का सामना किया और कहा, पिताजी, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? यून किंगहोंग ने उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे बेटे हो। अगर मुझे तुम पर भी भरोसा नहीं है तो इस दुनिया में और किस पर भरोसा करूंगा? यूचे का दिल गर्म हो गया। वह मुस्कुराया, पिताजी, चिंता मत करो, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने में असफल नहीं होऊंगा। हालांकि यू किंगहोंग ने अपना सिर हिलाया, चियर, तुम्हें अपने आप पर इतना दबाव डालने की जरूरत नहीं है, नहीं तुम्हें ये बोझ अपने ऊपर लेने की जरूरत है। चूंकि हमें ऐसी स्थिति में मजबूर कर दिया गया है, चाहे हम जीते या हारे, हमें अभी भी लड़ाई लड़नी है। तो क्या हुआ अगर हम हार गए? तो क्या हुआ अगर हमें अभिभावक परिवार के पद से हटा दिया गया? जब तक पूरा परिवार मौजूद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन परिवार कहाँ समाप्त होता है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम फिर से उठ खड़े होंगे। यदि हम जीतते हैं तो इस स्पष्ट रूप से आनंददायक होगा, यदि हम हारते हैं तो हम हार बर्दाश्त कर सकते हैं। यू किंगहोंग के शब्दों के कारण जियो यू के दिल की घबराहट ठंडी हवा के झोंके से दूर हो गई। उसकी अभिव्यक्ति आसान हो गई जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ पकड़ लिए। पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है। भले ही यून परिवार हार जाए, पिता, माता और बड़ा भाई अभी भी यहाँ हैं। इसमें डरने की क्या बात है? हे यूनचे हंसने लगा, फिर अतुलनीय गंभीरता के साथ बोला, पिता, माता, जियो यून, आप कभी चिंता न करें। हालांकि मैं बहुत निश्चितता के साथ नहीं कह सकता कि हम ये प्रतियोगिता जीत पाएंगे, लेकिन मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि अगर हम हार भी गए तो भी हम बाहर नहीं होंगे। हमारे यून परिवार की गरिमा को जरा सा भी दाग नहीं लगेगा। इतना कि जब समय आएगा, भले ही हम स्वेच्छा से छोड़ना चाहें, दुनिया में हर कोई तैयार नहीं होगा। आह, जियो यून ने जबरदस्ती अपनी आंखें झपकाईं। उसका चेहरा आश्चर्य और हैरानी से भर गया। इसकी तुलना में सू परिवार, यान परिवार, म्यू परिवार और अंडर हेवन परिवार यून परिवार से भी अधिक तनावपूर्ण थे। झिझान, इस लड़ाई में हमारे पक्ष की मुख्य ताकत आप हैं। आपको याद रखना होगा, ये केवल यून परिवार के मामले से संबंधित नहीं है, आपको इसमें अपना सब कुछ देना होगा। सू जियांगना ने गंभीरता से अपने बेटे को बताया। निश्चिंत रहे पिताजी, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, सू झिझान ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। चेन कोंग, हमारा यान परिवार स्वाभाविक रूप से तुम्हें युद्ध के लिए ले जाएगा। याद रखें, केवल इसलिए ढिलाई न बरतें क्योंकि आपको लगता है कि हम निश्चित रूप से हारेंगे। यह न केवल यू परिवार के भाग्य से संबंधित है, बल्कि यह हमारे यान परिवार के भविष्य और सम्मान से भी संबंधित है। यदि हम हारते भी हैं तो भी हमारे पास जो कुछ भी है उसका उपयोग करने के बाद भी हमें दुखद रूप से हारना पड़ता है। हार में हमारे यान परिवार की वीरतापूर्ण उपस्थिति दिखाओ। यान जिजिंग ने यान चेंगकोंग का कंधा पकड़ते हुए कहा। हाँ, मैं निश्चित रूप से हमारे यान परिवार का अपमान नहीं करूंगा। यान चेंगकोंग ने जोर से सिर हिलाया। ओल्ड 6, जल्द ही आपकी बारी होगी। ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन ने केवल कुछ नीरस शब्द बोले, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति पहले ही सब कुछ कह चुकी थी। ओल्ड 6, चाहे प्रतिद्वंद्वी कोई भी हो, आपको कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। स्वर्ग के नीचे नंबर 1 चिल्लाया। ओल्ड 6, शुभकामनाएं। नंबर 7 अंडर हेवन ने घबराते हुए कहा। अभिव्यक्ति, पिताजी और बाकी सभी लोग चिंता न करें, मैं जानता हूँ कि इस प्रतियोगिता का क्या मतलब है। मैं ढील देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। नंबर 6 अंडर हेवन ने सतर्क भाव से कहा। गए, आप हमारे म्यू परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। इस बार आप हमारे वंश का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाहर जाएंगे। विरोधी हमसे कहीं अधिक ताकतवर हैं, क्या आप डरे हुए हैं?
म्यू फियान ने व्यक्तिगत रूप से पूछा। म्यू युबाई, म्यू युकुंग, म्यू युकिंग सभी अविवाहित थे और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। यह म्यू हेंगई तीसरे ग्रैंड एल्डर का सबसे बड़ा पोता था। आश्वस्त रहे पितृसत्ता, भले ही मेरी खेती कम है, अगर वे मुझे हराना चाहते हैं तो यह इतना आसान नहीं होगा। मू हेंगई ने पूरे जोश के साथ कहा। सु यान, अंडर हेवन, म्यू और यून परिवार के एक व्यक्ति के बाद ड्यूक महलों से आए 7 लोग अभी भी शेष थे। इन 7 में से 2 ब्रह्मपूर्ण दानव 7 वंशज थे जिन्हें स्वाभाविक रूप से चुना गया था, जबकि विभिन्न ड्यूक महलों को अन्य 5 को चुनने में कठिनाई हुई थी। इस तरह के तनावपूर्ण और बोझिल माहौल में 300 सांसें बहुत तेजी से चली गईं। ये समय है। छोटी दानव महारानी जो चुपचाप अपनी आंखें बंद कर रही थी, उसने अपनी आंखें खोली। वह उठी और तुरंत हॉल के केंद्र में टेलीपोर्ट कर दी। उसके भूरे वस्त्र के नीचे उसकी सफेद नाजुक त्वचा चमकदार लाल आग से जल रही थी। उस पल में 300 मीटर व्यास वाली एक लाल अंगूठी जेड फर्श के केंद्र में गहराई से अंकित हो गई थी और चमकदार लाल अंगूठी कई छोटी शाश्वत लपटों से बनी थी। पूरे इल्यूसरी दानव क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण महान हॉल होने के नाते मौजूद प्रत्येक टाइल और फलक को नष्ट करना बेहद मुश्किल था, और एक व्यक्ति जो एक पल में इतने बड़े निशान को छाप सकता था, वह पूरे इल्यूसरी दानव दायरे में दुर्लभ था। यही कारण है कि 12 परिवारों और ड्यूक महलों के बीच की लड़ाई पिछले सभी दानव सम्राट शासनकाल समारोहों के दौरान किसी अन्य स्थान की खोज करने की आवश्यकता के बिना महान हॉल के भीतर आयोजित की गई थी। इस रिंग का क्षेत्र प्रतियोगिता क्षेत्र है। युद्ध के दौरान यदि एक पक्ष आत्मसमर्पण करता है, 10 से अधिक बार गिरता है या प्रतियोगिता क्षेत्र से बाहर हो जाता है, तो इसे उनकी हानि के रूप में गिना जाएगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 547 तुरंत हार। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 547 तुरंत हार। लिटिल डेमन महारानी ने जो अखाड़ा तैयार किया था, वह डेमन इंपीरियल हॉल के केंद्र में था। ड्यूक हुआई खड़े हुए और हंसे। आप पहले प्रवेश कर सकते हैं। पश्चिमी विंग के कुलपिता और ड्यूक सभी यून किंगहोंग के पक्ष में एकत्र हुए। 11 चयनित प्रतिभागी भी उनके पीछे खड़े थे। जहां तक 12वें प्रतिभागी की बात है, वह स्वाभाविक रूप से यू परिवार से चुना जाना था, लेकिन ऐसा लगता है कि यू किंगहोंग ने पूरी तरह से ये तय नहीं किया है कि लड़ाई के लिए किसे चुना जाए। भाई यू, हम कैसे लड़ेंगे यह आप पर निर्भर करेगा, सु जियांगनान ने कहा। यू किंगहोंग के निर्देशन के साथ उनका मानना था कि कोई भी आपत्ति नहीं करेगा। यून किंगहोंग ने थोड़ा बुदबुदाया। इस प्रतियोगिता का परिणाम वास्तव में जीत की संख्या से नहीं आंका जाता है, बल्कि यह एक उन्मूलन प्रणाली द्वारा तय किया जाता है। इसलिए जिस क्रम में वे मंच पर जाते हैं वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार आदेश का निर्णय केवल बच्चों पर निर्भर होना चाहिए। हालांकि मैं ड्यूक हुआई के बारे में जितना जानता हूँ, भले ही वह तेजतर्रार चलता है, फिर भी वह एक बेहद सतर्क व्यक्ति है। भले ही वह परिणाम के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हो, फिर भी वह पीछे नहीं हटेगा। इसलिए वह हुई रैन सहित उनके सभी 5 ब्रह्मदानव 7 वंशजों को भेज देगा। आप सभी को इसके लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। विभिन्न कुलपतियों और ड्यूकों ने सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्तियां और भी भारी हो गईं। भले ही ड्यूक हुआई ने अपनी पहली स्ट्रिंग नहीं भेजी थी जिसमें पूर्ण शक्ति थी, फिर भी वह हमें ताकत का प्रारंभिक प्रदर्शन देना नहीं भूलेगा। इस प्रकार भले ही दूसरे पक्ष का नंबर 1 उनका सबसे मजबूत नहीं है, फिर भी यह उनका सबसे कमजोर नहीं होगा। इसलिए जो पहले बाहर जाने का विकल्प चुनता है, उसे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उनका पहला चयन उनका सबसे कमजोर होगा। इसके बजाय आपको इस बात से अवगत होना चाहिए कि आप एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जा रहे हैं। यू किंगहोंग ने धीरे धीरे विश्लेषण किया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मेरे पास सलाह के लिए केवल एक शब्द है। भले ही दूसरे पक्ष की ताकत आपको पूरी तरह से कुचलने के लिए पर्याप्त हो, आपको कभी भी इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिसमें आपको हारना निश्चित है, इसे बनाने का प्रयास करें। प्रतिद्वंद्वी यथासंभव अधिक से अधिक ऊर्जा खर्च करता है, या यहाँ तक कि उसे चोटें भी लगती हैं। इसी तरह हम ये प्रतियोगिता जीत सकेंगे। गरिमा के साथ जीतें और अपने पीछे वाले टीम के साथी को भी जीतने का अधिक मौका दें। समझा? पीछे के 11 प्रतिभागियों ने आवाज उठाई। उनकी प्रत्येक अभिव्यक्ति अटल रूप से दृढ़ हो गई। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप मैदान से बाहर न हो जाएं। इस प्रकार के नुकसान से दूसरा पक्ष कम से कम ऊर्जा का उपयोग करेगा। इसी तरह यह आपके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीतने का सबसे वांछनीय तरीका भी है। तो फिर मैं पहले जाऊंगा। म्यू परिवार की म्यू हेंगई ने गहरी दहाड़ लगाई। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसका पूरा शरीर पहले ही हवा में उड़ चुका था, फिर मैदान के केंद्र में आ गिरा।
जैसे ही उसके पैर पड़े, उसके शरीर से जमा देने वाली ठंडी गहन ऊर्जा पहले ही फूट चुकी थी, जैसे कि बर्फीली ठंडी हिंसक हवा का प्रवाह उसके आसपास की ओर बह गया। उसके हाथ को हिलाने के साथ ही एक आइस क्रिस्टल लॉन्ग विप की आवाज सुनाई दी। म्यू परिवार की म्यू हिंग गई। ये केवल 4 शब्द थे, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था। ओह, तो आप म्यू परिवार के तीसरे बड़े बुजुर्ग के युवा मास्टर हिंग गई हैं। ड्यूक हुआई ने कुछ देर तक मुंह हिने की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा, फिर दूसरी ओर मुड़कर कहा, आप में से कौन युद्ध के लिए आगे आएगा? ड्यूक हुआई की पुकार का किसी ने जवाब नहीं दिया। उसके मुंह का कोना थोड़ा तिरछा हो गया और कहा, यदि कोई स्वेच्छा से स्वयं आगे नहीं आएगा, तो ये ड्यूक चयन करेगा। जिहुआन, आप म्यू परिवार के युवा मास्टर हेंगई के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति होंगे। जैसे ही ड्यूक हुआई ने जिहुआन नाम का जिक्र किया, पश्चिमी विंग में सभी की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। ड्यूक जिहुआन, ड्यूक झाओ के ड्यूक पैलेस के एक युवा ड्यूक, लेकिन यह उनकी सबसे उल्लेखनीय उपाधि नहीं थी। उनकी अन्य पहचान इल्यूसरी डेमन 7 स्कोन्स में से एक थी, जो इल्यूसरी डेमन क्षेत्र में प्रतिष्ठित थे, और उन्हें चौथा स्थान दिया गया था। युंग विंगहों का अनुमान सही था। ड्यूक हुआई ने जिस पहले व्यक्ति को आगे भेजा था, वह ऐसा व्यक्ति था जो प्रथम श्रेणी में नहीं था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति था जो निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। भले ही उनके पास पर्याप्त मानसिक तैयारी थी, फिर भी प्रत्येक परिवार के ड्यूक और कुलपतियों के चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। विशेषकर म्यू परिवार के लोग, उनमें से आधे लोग तुरंत खड़े हो गए, क्योंकि म्यू हेंगई निश्चित रूप से इस ड्यूक जिहुआन के लिए उपयुक्त नहीं थी। निश्चित रूप से नहीं। गहरी ताकत के मामले में म्यू हेंगई तानाशाह प्रोफाउंड दायरे के तीसरे स्तर पर था, जबकि ड्यूक जिहुआन तानाशाह गहरे दायरे के 5वें स्तर के शिखर पर था। पूर्वी विंग के कई लोगों के बीच उसकी ताकत मध्य में थी, लेकिन पश्चिमी विंग में केवल सू झिझान ही उसे हरा सकता था। गहन शक्ति के निचले चरणों में एक चरण का अंतर बहुत अधिक नहीं होगा, लेकिन एक बार जब ये तानाशाह गहन दायरे में पहुंच जाता है, तो एक चरण का अंतर कौशल में भारी असमानता को जन्म देगा। युन फैमिली के शक्तिशाली गहन नियंत्रण के साथ भी ये केवल एक चरण को ही पार कर सका। म्यू हेंगई और ड्यूक जिहुआन के 2 चरणों का अंतर कुछ ऐसा था जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा जिहुआन सामान्य स्तर 5 का तानाशाह गहरा क्षेत्र नहीं था, वह स्तर 5 के शिखर पर था। इसके अलावा जिहुआन इल्यूसरी डेमन रॉयल फैमिली से था। यद्यपि उसके दानव सम्राट की रक्तरेखा पतली थी, फिर भी वह एक दिव्य जानवर का रक्त था। शारीरिक गठन के मामले में वह पहले से ही सामान्य मनुष्यों और राक्षसों से कहीं अधिक था। तो म्यू हेंगई निश्चित रूप से ये लड़ाई हार जाएगी। ड्यूक जिहुआन, जिसका नाम पुकारा गया था, एक सेकंड के लिए विचलित हो गया। फिर वह खड़ा हुआ, म्यू हेंगई पर एक नजर डाली और कमजोर स्वर में ओह के साथ जवाब दिया। वह स्पष्ट रूप से ऐसा करने को तैयार नहीं दिख रहा था। वह उछलकर मैदान में दाखिल हुआ। उसने अपनी बाहें अपनी छाती के चारों ओर रखी और म्यू हेंगई को तिरछी नजर से देखा। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थी, यहाँ तक कि एक मूर्ख भी इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये स्पष्ट था कि उसने अपने सामने प्रतिस्पर्धा को भी गंभीरता से नहीं लिया था, और वह ड्यूक हुआई द्वारा उसे किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करने से कुछ हद तक परेशान भी था। क्या ये कमजोर था? ड्यूक हुआई ने धीरे से कहा, जिहुआन हेंगई म्यू परिवार के तीसरे बड़े बुजुर्ग का पोता है और म्यू परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 है। वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। आपको उसे कम नहीं आंकना चाहिए। आपको उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। ओह, मैं समझ गया। ड्यूक जिहुआन ने फिर भी धीमे स्वर में जवाब दिया। एक गहन रचना चमक उठी उसका हाथ, और एक खून लाल लंबा ब्लेड तुरंत उसकी मुट्ठी में आ गया। उसके ब्लेड की नोक जमीन की ओर इशारा करते हुए उसने अपना दूसरा हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा, फिर मुंह हिनई को एक विकृत मुस्कान दी। ओह, आपका नाम फिर से क्या था? चलो जल्दी करें और इसे शुरू करें। ओह, आप पहले जा सकते हैं। आप जैसे चाहे हमला कर सकते हैं। भले ही मुंह हेंगई की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उसकी आंखों से लगभग आग निकल आई। वह खुद जानता था कि उसकी गहन ताकत की तुलना इस ड्यूक जिहुआन से नहीं की जा सकती, लेकिन वह अभी भी म्यू परिवार की युवा पीढ़ी में नंबर 1 था, और डेमन इंपीरियल सिटी में हर कोई जानता था कि वह म्यू परिवार का तीसरा युवा मास्टर था। ऐसा तिरस्कार उसने पहले कभी नहीं सहा था। उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था, उसकी अभिव्यक्ति में तिरस्कार झलक रहा था, यहाँ तक कि उसने जो कहा वह उपहास और घृणा से भरा हुआ था। भले ही मैं तुम्हें हरा न सकूं, मुझे तुम्हारी गर्दन पर एक निशान छोड़ना ही होगा। ऐसा लगा मानो म्यू हेनई के दिल में ज्वालामुखी फट गया हो। उसने अपने आइस क्रिस्टल लंबे चाबुक को घुमाते हुए गहरी गर्जना की और अनगिनत बर्फ के क्रिस्टल बनाए जो हड्डियों को छेद सकते थे।
वे आकाश में टिड्डियों के झुंड की तरह ड्यूक जिहुआन की ओर उड़ गए। उसी समय उसके शरीर पर एक नीली रोशनी चमकी। उसके शरीर की सतह पर बर्फ के क्रिस्टल की एक परत बन गई, और जैसे ही उसकी छाया हिली, इसने एक जमा देने वाला ठंडा तूफान पैदा किया जो सीधे ड्यूक जिहुआन की ओर चला गया, जिसने अपनी लड़ाई की मुद्रा में प्रवेश नहीं किया था। ऐसा लगता है कि हेंगई पूरी तरह से क्रोधित है। लड़ाई शुरू होते ही उन्होंने फ्रॉस्ट क्रिस्टल एनिहिलेशन का इस्तेमाल किया, म्यू परिवार के किसी व्यक्ति ने कहा। युन किंगहों की भौहें इस पल में तेजी से उछली, और फिर उसने असहाय होकर कहा, अरे नहीं। वहां खड़े ड्यूक जिहुआन, जिनके चेहरे पर आल से झलक रहा था, अचानक एक दूसरे क्षण में व्यंग्य के साथ चमक उठे। जो हाथ उसकी पीठ पर था उसने बिजली की तेजी से हैंडल को पकड़ लिया। उसका शरीर, जो मूल रूप से बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं था, तुरंत ही गहन शक्ति की एक मजबूत आभा के साथ फूट पड़ा। उसके हाथ में मौजूद लंबा ब्लेड चमकदार रक्त लाल गहरे प्रकाश से चमक उठा। अभी की चुप्पी कम आंकने और अहंकार के कारण नहीं थी। वह चुपचाप अपनी शक्ति का निर्माण कर रहा था, और इसी क्षण विस्फोट हो गया। चूंकि इल्यूसरी डेमन रॉयल फैमिली के लोगों के पास गोल्डन क्रो की वंशावली थी, इसलिए जब अग्नि विशेषता वाली गहन कलाओं को विकसित करने की बात आई तो उनके पास एक अतुलनीय उपहार था। इसलिए भले ही इल्यूसरी डेमन रॉयल फैमिली के ड्यूक को गोल्डन क्रोज रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड को विकसित करने का अधिकार नहीं था, जो कि दानव सम्राटों के लिए विशेष था, वे सभी अग्नि विशेषता गहन कलाओं की खेती करते थे। ड्यूक जिहुआन के लिए यह अलग नहीं था। उसने अपने हाथ में जो ब्लेड चलाया था उसका नाम स्कारलेट ब्लड था, और उसने जो कौशल चलाया वह ब्लड फ्लेम स्ट्राइक था, जिससे सभी भ्रामक दानव गहन अभ्यासकर्ता डरते थे। उसकी आंखों के सामने ड्यूक जिहुआन, जो पहले झील के पानी की तरह शांत था, अचानक आने वाली सुनामी की तरह क्रूर हो गया। चूंकि म्यू हेंगई का चौतरफा हमला गुस्से में किया गया था, इस तथ्य के अलावा कि उसने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रतिद्वंद्वी, जो स्पष्ट रूप से उसे नीची दृष्टि से देख रहा था, वह अचानक एक भयंकर पलटवार करेगा, इसलिए उसके पास इस हमले से बचने का कोई मौका नहीं था, और वह केवल सीधे स्कारलेट ब्लड ब्लेड का सामना कर सकता था। आसमान में एक लाल रक्त लाल चमक चमकी और ठंडी हवा एक भयानक तूफान बन गई, क्योंकि हवा में भरे बर्फ के क्रिस्टल तेजी से सबसे छोटे कणों में बदल गए। टकराना। म्यू हेनई का फ्रॉस्ट क्रिस्टल एनिहिलेशन, जिसमें बड़ी विनाशकारी शक्तियां थीं, तुरंत टूट गया। उसके बाद उसके शरीर की सतह पर बर्फ की परत भी कट गई। लाल किरण आगे बढ़ती गई और उसकी सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा पर कट गई। उसी क्षण लाल बत्ती का एक गोला निर्दयतापूर्वक फटा, और अभी ड्यूक जिहुआन के चेहरे पर एक व्यंग्य उभर आया। बच्चे, हम जो चाहते हैं वह न केवल जीतना है, बल्कि तुम्हें सबसे बुरे तरीके से हराना भी चाहते हैं। म्यू हेंगई के कानों में एक धीमी मजाकिया फुसफुसाहट गूंजी, जब वह अपने शरीर को टूटे हुए बर्फ के क्रिस्टल और खून के धब्बों की लंबी धारियों से ढके हुए युद्ध के मैदान से बाहर निकला और म्यू परिवार की सीटों की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेंगी, म्यू परिवार का एक सदस्य घबराकर चिल्लाया। म्यू युबाई तेजी से उड़ी और उसने म्यू हेंगई को पकड़ लिया, जो खून के छींटे उड़ाते हुए उड़ गया था। म्यू हेंगई की कमर से लेकर उसके हृदय तक एक गहरा घाव लगा। यह 1 फुट लंबा था, इतना गहरा कि उसके आंतरिक अंग भी देखे जा सकते थे। हेंगी, हेंगी, क्या तुम ठीक हो? जल्दी, जल्दी लाउडवाए। म्यू परिवार के सदस्य तुरंत म्यू हेंगई के पक्ष में एकत्र हो गए। कई महान बुजुर्गों ने समान रूप से गहरी ऊर्जा प्रवाहित की, जिससे उसके घाव पर मुहर लग गई। म्यू हेंगई ने बिना किसी चीख के, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दांत पीस लिए, लेकिन उसका रंग कागज की तरह सफेद था। वह जोर से हौंफने लगा। म्यू युबाई और म्यू फियान की ओर देखा और शर्म से कहा, कुलपति, हेंगई बेकार है, खो गया है, इतना भद्दा, खो गया है। हमारे कबीले का चेहरा, उद्धरण चिन्ह। हर कोई जानता था कि म्यू हेंगई हार जाएगा, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह वास्तव में इतनी तेजी से हार जाएगा। तत्काल हार, पूरी तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण तत्काल हार। भले ही म्यू हेंगई और ड्यूक जिहुआन की ताकतों के बीच बड़ी असमानता थी, लेकिन चौतरफा प्रतिक्रिया के कारण इतनी दुखद हार नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि दूसरे पक्ष की ताकत स्पष्ट रूप से एक पूर्ण लाभ थी, फिर भी उसने म्यू हेंगई को क्रोधित करने के लिए अवमानना और उपहास के ऐसे कृत्य का इस्तेमाल किया, जिससे वह अपनी सतर्कता खो बैठा। जहां तक ड्यूक जिहुआन की तिरस्कारपूर्ण उपस्थिति का सवाल है, वह वास्तव में पहले से ही गुप्त रूप से अपने शरीर में ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। एक पूरी तरह से सीधी टक्कर में लेवल 3 का तानाशाह प्रोफाउंड रियलम शीर्ष लेवल 5 के तानाशाह प्रोफाउंड रियलम को कैसे हरा सकता है। इसके अलावा इसके खिलाफ एक मायावी दानव का ड्यूक, जो जन्मजात प्रतिभा के मामले में पूर्ण लाभ रखता था।
न केवल म्यू हेंगई तुरंत हार गया, बल्कि उसने दूसरे पक्ष को थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचाई, और दूसरे पक्ष द्वारा इस्तेमाल की गई शक्ति की मात्रा भी बहुत कम थी। नंबर 1 अंडरहेवन ने म्यू हेनई की तरफ उड़ान भरी और अपनी योगिनी शक्तियों को इंजेक्ट किया। इसके तुरंत बाद म्यू हेंगई के कट में दर्द होना बंद हो गया। म्यू फियान की छाती भारी हो गई। उन्होंने म्यू हेनई को दोष नहीं दिया, बल्कि भारी भाव से कहा, आपकी हार वास्तव में भद्दी थी और यह मैच हारना कोई मायने नहीं रखता। हालांकि आपके लिए यह मैच बहुत मूल्यवान है, क्योंकि सौभाग्य से आप इस समय अपने नश्वर शत्रु के विरुद्ध नहीं हैं, अन्यथा आप केवल घायल और पराजित नहीं होते। तुमने ये शर्मनाक ढंग से क्यों खोया, इस पर ठीक से विचार करो। एक बार जब आपको इसका एहसास हो जाएगा, तो अगली बार आप अधिक समय तक जीवित रह पाएंगे। हाँ, म्यू हेंगई ने अपनी आंखें बंद कर ली और शर्म से कहा, यह मैं ही था जिसने प्रतिद्वंद्वी के उकसावे के कारण अपनी सावधानी बरतनी बंद कर दी। मैं इस सबक को अपने पूरे जीवन भर याद रखूंगा। ठीक है, अब अपनी आंखें बंद करो और आराम करो। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है, तो इसे तब कहें जब आप अपनी चोटों से उबर जाएं। म्यू युबाई ने बोलना समाप्त करने के बाद वह मुड़ा और ड्यूक चिहुआन को बुरी नजर से देखा। खांसी, उम्मीद नहीं थी कि भाई हेंगई का शरीर इतना कमजोर होगा। इस विनम्र ड्यूक ने उसे केवल एक बार मारा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अगर मुझे पहले से पता होता, तो मैं अभी आधी ताकत ही इस्तेमाल करता। ड्यूक चिहुआन ने ऐसे व्यवहार किया मानो वह खुद को दोषी ठहरा रहा हो। सीनियर म्यू प्रतियोगिता के दौरान चोटों से बचा नहीं जा सकता। आप इस वजह से इस विनम्र ड्यूक को कठिन समय नहीं देंगे, है ना? प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धा में लगे घावों के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा ये डेमन इंपीरियल हॉल में हुआ और सभी लोग इसे देख रहे थे। म्यू युबाई को निश्चित रूप से पता था कि भले ही उसने जानबूझकर म्यू हेंगई को अपंग बना दिया हो, फिर भी वह इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उसने उपहास किया और ड्यूक चिहुआन से आधा शब्द भी नहीं कहा और अपनी निगाहें यू किंगहोंग की ओर घुमा दी। वे पहले से ही बता सकते थे, न केवल ड्यूक हुआई का पक्ष उन्हें हराना चाहता था, वे उन्हें सबसे भयानक, दयनीय, बदसूरत तरीके से हारना चाहते थे और उनकी गरिमा और गौरव को खत्म करना चाहते थे। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 548 लगातार 4 हार। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 548 लगातार 4 हार। वेन जी, आप ऊपर हैं। युन क्विंगहोंग ने कुछ देर तक मौन रहकर विचार करने के बाद कहा, आह, मैं। युन किंगहोंग के पीछे ड्यूक पैलेसेस की पोशाक पहने एक शांत युवक ने खुद की ओर इशारा किया और उसके चेहरे पर एक खोया हुआ और घबराया हुआ भाव था। वेन जी ड्यूक जू के पुत्र थे और उनकी प्रतिभा और ताकत दोनों असामान्य थी, लेकिन 29 साल की उम्र में तानाशाह प्रोफाउंड दायरे के दूसरे स्तर पर उनकी गहन ताकत को ध्यान में रखते हुए उन्हें इल्यूसरी डेमन दायरे के युवा अभिजात वर्ग के क्रीम डेला क्रीम के बीच एक निचला फीडर के रूप में लेबल किया जाएगा, जो यहाँ एकत्र हुए थे। पश्चिमी विंग के बीच भी, जो पूर्वी विंग की तुलना में बहुत कमजोर था, वह अभी भी सबसे निचले पायदान पर था। पहले दौर में म्यू हेंगई को जिहुआन के हाथों पहले ही करारी हार का सामना करना पड़ा था, तो दूसरे दौर के लिए ये तर्कसंगत था कि एक व्यक्ति जो ये चुनौती देने के लिए पर्याप्त था कि ड्यूक जिहुआन को आगे आना चाहिए, क्योंकि भले ही वह व्यक्ति जीत न सके, फिर भी वह व्यक्ति हार में भी कुछ गरिमा बनाए रखने में सक्षम होगा। और अगर वेन जी को ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा जो म्यू हेनई पर पूरी तरह से हावी हो गया था, तो वह केवल और अधिक शानदार तरीके से हार जाएगा। हाँ, वेन जी, आप दूसरा राउंड लेंगी। युन किंगहोंग ने उसकी ओर रुख किया और धंसी हुई भौहों के साथ घोषणा की, जिसका आप सामना करने जा रहे हैं वह वास्तव में एक प्रतिद्वंद्वी है जिससे लड़ना आपके लिए कठिन है, लेकिन चूंकि आप दोनों इल्यूसरी डेमन रॉयल फैमिली के ड्यूक हैं, भले ही आप हार जाएं युद्ध में, आप बस सत्ता खो देते। हालांकि आप अपनी लड़ाई की भावना तब तक नहीं खो सकते जब तक आप अभी तक हारे भी न हों। वेन जी ने अपने दांत पीस लिए और जल्दी ही अपना संतुलन वापस पा लिया। उन्होंने बस इतना कहा, समझ गया। भले ही आप और जिहुआन 3 स्तरों से अलग हैं, फिर भी आप दोनों अधिपति हैं। अगर वह जीत भी गए तो भी उन्हें मेहनत करनी होगी। आपका लक्ष्य उसकी गहरी ऊर्जा को जितना संभव हो उतना खर्च करना है। याद रखें, अपनी शक्ति का 30% अपराध पर और बाकी बचाव पर केंद्रित करें, और जब आप हमला करें तो उसके महत्वपूर्ण अंगों को तभी निशाना बनाएं जब आप एक महत्वपूर्ण हमला करने के लिए आश्वस्त हों। इसके अलावा, चाहे वह कुछ भी कहे, आपको हमेशा शांत रहना चाहिए। यदि आप उपरोक्त सभी कर सकते हैं, तो यह मैच जीत के रूप में गिना जा सकता है। मैं समझता हूँ। वेन जी ने जोर से अपना सिर हिलाया और मैदान के अंदर उतरने के लिए हवा में उड़ गए। ड्यूक जू पैलेस के वेन जी, कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन दें।
आह, तो ये भाई वेन जी हैं। ड्यूक सिहुआन ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा और मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में ऐसा लगता है कि आपके पक्ष को कोई उचित उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने वास्तव में आपको भी बाहर भेज दिया है। आह, अभी तो मैं भी तुम्हारे लिए दया से भर गया हूँ। वेन जी, ड्यूक सिहुआन ने अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई और उस उंगली के एक अतुलनीय तिरस्कारपूर्ण टेढ़ेपन से उसे इशारा किया, आओ, जब भी तुम चाहो हमला करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। क्योंकि अगर मैं आप जैसे नौसिखिया को 10 चालों में वश में नहीं कर सका, तो मेरे पास इस राक्षसी शाही शहर में रहने के लिए कोई चेहरा नहीं होगा। मायावी दानव शाही परिवार का कोई भी सदस्य अन्य सभी से ऊपर ऊंचा व्यक्ति था, इसलिए उन्हें पहले कभी इस तरह के अपमान का सामना नहीं करना पड़ा था। इसलिए वेन जी ने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर भींच ली। वह लगभग गुस्से में आ गए, लेकिन उन्हें तुरंत ही उकिंगहों की सलाह याद आ गई। जब वह तेजी से खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था तो उसकी सांस तेजी से चल रही थी और उसके बाद उसने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उसने दोनों पैर जमीन पर रख दिए थे। तभी उसके हाथ में एक सुनहरा भाला आ गया। जैसे ही यह ड्यूक सिहुआन की छाती की ओर छेदा गया, इसने एक सुनहरी बात की छवि उत्पन्न की। उसी समय उसका डोमेन पूरी ताकत से खोला गया। विस्फोटक ज्वाला डोमेन। गहरे लाल रंग की लौ सुनहरे भाले की नोक पर केंद्रित थी क्योंकि डोमेन की विशाल ऊर्जा अचानक सुनामी की तरह विस्फोटक रूप से बढ़ गई। भाले की शक्ति बढ़ गई क्योंकि यह ड्यूक जिहुआन के शरीर की ओर बढ़ रही थी। लाल रंग की लपटें हो सकती थी गहन अग्नि का निम्नतम रूप, लेकिन इल्यूसरी डायमंड रॉयल फैमिली द्वारा उपयोग की जाने वाली लाल रंग की लपटें गोल्डन क्रो की लपटों का सबसे निम्नतम रूप थी और इसकी ताकत नियमित गहरे बैंगनी रंग की ज्वाला से भी कहीं बेहतर थी। आग की लपटें। देखो ये ड्यूक तुम्हारे घटिया भाले को कैसे चकनाचूर कर देगा। ड्यूक सिहुआन ने अपने स्कारलेट ब्लड ब्लेड को घुमाते हुए अहंकार पूर्वक दहाड़ लगाई, जिससे तुरंत 7 रक्त रंग के ब्लेड बीम उत्पन्न हुए। इन अत्यंत तेज ब्लेडों की किरणें चिलचिलाती गर्मी झेलती थीं और आसानी से वेन जी के डोमेन को अलग कर देती थीं। हवा को विभाजित करने वाले ब्लेड की आवाज कांच पर ब्लेड को खरोंचने के समान थी। यह अत्यंत कान छिदवाने वाला था। इस समय सुनहरा भाला जो जिहुआन की ओर बढ़ रहा था, अचानक धीमा हो गया और एक हिंसक कपकपी के बाद वह तुरंत विस्थापित हो गया। ड्यूक सिहुआन के 4 ब्लेड बीम जो उसके ब्लड ब्लेड से निकले थे, खाली हवा में गिरे, लेकिन अन्य 3 वेन जी के भाले की नोक से टकरा गए। एक अराजक और कान भेदी टूटने वाली ध्वनि के बाद 3 ऊर्जा ब्लेड पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए और वेन जी को आगामी प्रभाव से 10 कदम पीछे धकेल दिया गया। एमेन। जिहुआन की भौहें हिल गईं, फिर एक ठंडी हंसी निकली। उसका शरीर धुंधला हो गया और उसका ब्लेड ड्रैगन की तरह नाचने लगा और उसने तुरंत वेन जी पर बिजली की तेजी से हमला कर दिया। सच्ची ज्वाला ढाल। टकराना। स्कारलेट ब्लड ब्लेड ने लौ भंवर के साथ संपर्क बनाया जो अचानक वेन जी के सामने प्रकट हुआ, लेकिन इसने केवल एक इस ज्वाला भंवर को तोड़ने के लिए सांस ले। 2 रक्त रंग की चमक के साथ लौ भंवर पूरी तरह से गायब हो गया। जैसे ही स्कारलेट ब्लड ब्लेड सीधे नीचे गिरा, वह एक जोरदार टक्कर के साथ वेन जी के सुनहरे भाले से जा टकराया। हवा में एक भारी घंटी गूंजी और वेन जी का शरीर हिल गया क्योंकि उनके मुंह के कोने से खून बह रहा था। हालांकि उन्होंने हट किया और पीछे नहीं हटे। स्कारलेट ब्लड ब्लेड ने उस सुनहरे भाले को आधा इंच काट दिया था जिसमें उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, लेकिन वह अभी भी उसे काटने से बहुत दूर था। जिहुआन ने अहंकार पूर्वक चिल्लाया था कि वह वेन जी के भाले को चकनाचूर करना चाहता था, लेकिन 5 हमलों के बाद भी वेन जी टिके रहने में कामयाब रहे। वेन जी को शुरू में ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सारी ताकत एक भयंकर हमले में लगा दी हो, लेकिन उसने अचानक स्थिति बदल ली। जिहुआन के हमलों से बचते हुए और जितनी जल्दी हो सके बचाव की ओर से हमला करने के लिए वापस लौट आया। भले ही वह घायल हो गया था, फिर भी उसे एक कदम भी पीछे हटना था। जिहुआन की आंखें सिकुड़ गईं और वह धीमी आवाज में चिल्लाया, अरे बदमाश, गिर जाओ। स्कारलेट ब्लड ब्लेड पर आग की लपटें अचानक भड़क उठी और एक जबरदस्त ऊर्जा बाहर की ओर फूट पड़ी क्योंकि जिहुआन ने अपनी सारी ताकत इस हमले में लगा दी। वेन जी का चेहरा पीला पड़ गया और उनका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, लेकिन जिहुआन का ब्लेड एक हड़ताली सांप की तरह पीछा कर रहा था। कुछ ही समय में मोटी, आंखों को छेदने वाली रक्त रंग की ब्लेड किरणों की 3 धारियां उड़ गईं। बजना, बजना, चीख। दूसरे ब्लेड बीम को सहन करने के बाद सुनहरा भाला अंततः वेन जी के हाथ से उड़ गया। तीसरे ब्लेड की किरण उसकी छाती में जा लगी, जिससे उसके शरीर की रक्षा करने वाली गहन ऊर्जा और उसकी छाती के चारों ओर लिपटी ब्रेस्टप्लेट कट गई। लेकिन गहन ऊर्जा और कवच दोनों को काटने के बाद स्कारलेट ब्लड ब्लेड के पास और अधिक शक्ति नहीं थी। वेन जी हवा में उड़ गए, लेकिन वह अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होने में कामयाब रहे और टूटे हुए ब्रेस्टप्लेट के नीचे उनकी छाती पर केवल एक पतली लाल रेखा खींची गई थी। वेन जी ने अपने हाथ से इशारा किया और सुनहरा भाला उनके हाथ में वापस आ गया।
उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और हंसते हुए कहा, ये पहले ही 8 चालें चल चुकी हैं। भले ही उसे कुत्ते की तरह पीटा गया था और उसके पास हमला करने के बजाय केवल बचाव करने की शक्ति थी, वह जिहुआन के हमलों का दृढ़ता से विरोध करने में कामयाब रहा था, जो गहन ताकत में उससे 3 स्तर अधिक मजबूत था। और विशेष रूप से वे आखिरी 3 बार जिहुआन की पूरी ताकत का उपयोग करके उन्हें मार डाला गया। और ये दावा कि वेन जी को 10 चालों में हरा दिया जाएगा, सभी को सुनाने के लिए खुद जिहुआन ने चिल्लाकर कहा। इसलिए यदि वह 10 चालों में नहीं जीत सका, तो निस्संदेह उसने अपने चेहरे पर तमाचा मारा होगा। ये हरामी, ड्यूक जिहुआन ने चुपचाप अपने दांत पीस लिए, लेकिन तिरस्कार का भाव प्रकट किया। ये ड्यूक अभी केवल आप पर दया दिखा रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप बहुत बदसूरत तरीके से हारें। क्या आपने वास्तव में सोचा था कि आप इतने लंबे समय तक इस ड्यूक की स्कारलेट ब्लड ब्लेड की शोभा बढ़ाने के योग्य हैं? ड्यूक जिहुआन की आंखों पर तीव्र ध्यान गया। जैसे ही ब्लेड पर खूनी रोशनी अचानक फूट पड़ी, उसने अचानक धीमी दहाड़ लगाई। एक पल में वेन जी का पहले से ही अस्थिर डोमेन सीधे 2 हिस्सों में बंट गया। जिहुआन ने जिस गहन कला का विकास किया वह ब्लड फ्लेम ब्लेड था, और उसने जिस हथियार का इस्तेमाल किया वह भी रक्त लाल स्कारलेट ब्लड ब्लेड था। यहाँ तक कि उसकी ऊर्जा के ब्लेड भी खून के रंग के थे, और यह इस हद तक था कि उसके द्वारा छोड़ी गई लपटें भी खून की लपटों के रूप में परिवर्तित हो गईं। उसकी गहन ऊर्जा के अचानक भड़कने और विस्फोट होने के बाद उसके 100 मीटर के दायरे में हवा रक्त रंग की ऊर्जा की लहरों से ढक गई थी, और पूरा क्षेत्र सुस्त रंग के रक्त की परत से ढका हुआ लग रहा था। वेन जी का रंग, जो जिहुआन के सबसे करीब था, अचानक बदल गया। उसने हाथपूर्वक अपने दांत पीस लिए और सुनहरा भाला अपने सामने रख दिया। ड्यूक जिहुआन ने स्कारलेट ब्लड ब्लेड को क्षैतिज रूप से ऊपर उठाते हुए एक गहरी, धीमी चीख निकाली, और उसके ब्लेड की आभा एक आश्चर्यजनक शक्ति प्रकट करने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए इसने निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में ऊर्जा को समाप्त कर दिया था। लेकिन वेन जी को 2 चालों में हराने के लिए उसके पास कीमत चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बड़े शब्द पहले ही कहे जा चुके थे, इसलिए उसे इस हमले से वेन जी को हराना ही था, चाहे कुछ भी हो। नीदरलैंड फ्लेम स्ट्राइक। जैसे ही स्कारलेट ब्लड ब्लेड का प्रहार हुआ, ड्यूक जिहुआन चिल्लाया और एक पल में ऊर्जा ब्लेड पूरी तरह से उड़ गए और उन्होंने पूरे को अपनी चपेट में ले लिया, क्षेत्र और इसे छिन्न भिन्न कर दिया। ब्लेड की किरणों और खून की लपटों का सामना करते हुए, जो आकाश को ढकती हुई प्रतीत हो रही थी, वेन जी ने अपना ध्यान चरम सीमा तक बढ़ा दिया। जोर से चिल्लाते हुए वह जितनी तेजी से पीछे हट सकता था, पीछे हट गया और अपनी सारी गहरी ऊर्जा को सुनहरे भाले में केंद्रित कर दिया। सुनहरा भाला तेजी से घूमने लगा और एक विशाल ज्वाला अवरोधक बन गया। टकराना। यह ऐसा था मानो बीच हवा में एक रक्त कमल खिल गया हो, और रक्त कमल के नीचे स्कारलेट रक्त ब्लेड सुनहरे भाले के साथ भयंकर रूप से टकरा गया। दोनों अधिपतियों की शक्ति प्रस्फुटित होते ही बेतहाशा बढ़ गई और आग की लपटों का 33 मीटर चौड़ा पर्दा दानव इंपीरियल हॉल के केंद्र में फैल गया। वेन जी की लौ का क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया था और उनका पूरा शरीर उनके सुनहरे भाले के साथ आग की लपटों के भीतर से उड़ गया और जमीन पर गिर गया। कई बार जमीन पर गिरने और लुढ़कने के बाद ही वह खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर पाया, लेकिन उसकी एक बांह से खून तेजी से बह रहा था और वह अखाड़े के बाहर पहुंच गया था। वेन जी, आप हार गए हैं, आप वापस ले सकते हैं, छोटी दानव महारानी ने भाव शून्यता से घोषणा की। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, ड्यूक जू पैलेस के लोग पहले ही वेन जी के पास आ गए और वे उसे वापस अपनी सीटों पर ले गए। साथ ही उन्होंने उत्साहपूर्वक उसकी प्रशंसा की। आपने वास्तव में ड्यूक जिहुआन को नीदरलैंड फ्लेम स्ट्राइक का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। युवा ड्यूक, आपने अच्छी लड़ाई लड़ी। हे, वेन जी जोर जोर से हंसने में कामयाब रही, जिसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तुरंत बेहोश होकर मर गया। इस गुंडा ने वास्तव में इस ड्यूक की बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर दी। नेदर फ्लेम स्ट्राइक का उपयोग करने के बाद ड्यूक जिहुआन में तनाव के हल्के लक्षण दिखाई देने लगे, लेकिन वह किसी और को दोष नहीं दे सकता था। वह केवल लापरवाही से शेखी बघारने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकता था। और इसी समय ऊपर से तलवार की तेज हवा अचानक उतरी। ड्यूक शी पैलेस के जेड फैन, कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन दें। ड्यूक जिहुआन जवाब देने ही वाला था, लेकिन जी फैन ने उसे अपना मुंह खोलने का मौका भी नहीं दिया। इसके बजाय उस पर तेजी से हमलों की एक श्रृंखला आई, जिसमें भयंकर आग की लपटें और तलवार की छाया शामिल थी। जिहुआन ने अभी अभी एक बहुत बड़े कौशल का उपयोग किया था, इसलिए उसे गहरी ऊर्जा की अस्थायी कमी का सामना करना पड़ा। तीव्र हमलों की इन श्रृंखलाओं के तहत वह हड़बड़ाहट में अपने प्रतिद्वंद्वी से जल्दी ही पीछे हट गया, लेकिन अंत में वह अभी भी वही था जो इल्यूसरी डेमन सेवन स्कोन्स के बीच चौथे स्थान पर था। इसके अलावा दूसरे पक्ष के पास केवल तानाशाह गहरे दायरे के तीसरे स्तर पर गहरी ताकत थी।
उसकी गहन ऊर्जा तेजी से आगे बढ़ी और स्कारलेट ब्लड ब्लेड की खूनी रोशनी फैल गई। कचरा जैसे तुम इस ड्यूक के खिलाफ जीतना चाहते हो, सपने देखते रहो। बैंग 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 बैंग। उसने अपने ब्लेड के 5 बार एक साथ बांधे और आग की एक विशाल रक्त रंग की लहर फूट पड़ी। जी फैंग मैदान के किनारे पर लड़खड़ा गया क्योंकि उसे पूरी तरह से पीछे धकेल दिया गया था, लेकिन उसने अपनी तलवार उठाई और एक बार फिर आगे बढ़ गया और निडर होकर जिहुआन के साथ तलवारें भिड़ा दी। 20 संघर्षों के बाद वह अनिवार्य रूप से जिहुआन के ब्लेड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उड़ गया और लगातार 3 तीर उगल दिए। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और अपनी तलवार नए सिरे से उठाई। उसने जोर से चिल्लाया और सीधे जिहुआन की ओर बढ़ गया क्योंकि उसकी तलवार की आवाज से पूरा डेमन इंपीरियल हॉल हिल गया। इंद्रधनुष रैंड। यह ऐसा था जैसे कि एक उल्का ने इंपीरियल डेमन हॉल में अंतरिक्ष में खुद को खींच लिया था और यहाँ तक कि हॉल के कोनों में मौजूद लोग भी एक चौंकाने वाली तलवार के इरादे को महसूस कर सकते थे। जी फैंग की तलवार के वार का सामना करते हुए ड्यूक जिहुआन ने एक जंगली और अहंकारी चीख निकाली। वह न तो चकमा दिया और न ही चूका, बल्कि उसने सीधे मुकाबला किया। फैंटम फ्लेम स्ट्राइक अ ब्लेड। खूनी रोशनी और तलवार की परछाइयां आपस में टकरा गईं, लेकिन खूनी रोशनी अचानक चमक उठी, तलवार की परछाई की परतों से होकर गुजरी और जी फैंग के शरीर में कट गई। जी फैंग ने धीमी कराह निकाली और उसकी लंबी तलवार उसके हाथ से छूट गई, जिससे उसका पूरा शरीर उड़ गया और वह उन सीटों पर जा गिरा जो 650 मीटर से अधिक दूर थी। जी फैंग हार गया है, जिहुआन अभी भी विजयी है, छोटी दानव महारानी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। पूर्वी विंग के भीतर जिहुआन की क्षमता केवल झुंड के बीच में थी, लेकिन जिन 3 लोगों को पश्चिमी विंग से आगे भेजा गया था, वे सभी उसके ब्लेड के नीचे आ गए थे। अंदर बैठे सभी लोगों के भाव पश्चिमी विंग बदसूरत और बदसूरत हो गया था, और इस समय ड्यूक पैलेस से एक व्यक्ति हवा में उड़ गया और जिहुआन की ओर भयंकर आग का विस्फोट भेजा। ड्यूक गू पैलेस के चेंग यांग, ये लो। चौथे प्रतिनिधि ने खुद को इस प्रकार प्रस्तुत किया और एक भयंकर हमले के साथ ड्यूक जिहुआन का स्वागत किया। आग की लपटें आपस में टकराईं और गहन ऊर्जा गड़गड़ाने लगी, क्योंकि महान हॉल का मध्य भाग अंतहीन विस्फोटों और शक्ति की गर्जना से भर गया। दोनों प्रतिद्वंद्वी 10 राउंड तक जमकर भिड़े, लेकिन खून की लपटों के विस्फोट के बाद चेंग यांग गंभीर चोटों के कारण सीधे बेहोश हो गए। पश्चिमी विंग का चौथा प्रतिनिधि फिर हार गया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 549 पारस्परिक विनाश। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 549 आपसी विनाश। पूर्वी विंग की कुल ताकत पश्चिमी विंग की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। यह एक ऐसी बात थी जिसे हर कोई जानता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि स्टेज पर आते ही वेस्ट विंग इतनी बुरी तरह हार जाएगी। जो 4 लोग वहां गए थे वे सभी बुरी तरह हार गए, और दूसरे पक्ष ने केवल ड्यूक जिहुआन को बाहर भेजा, जो अभी भी मैदान में था। उसे पसीना आ रहा था और वह गहरी सांस ले रहा था, लेकिन इसके अलावा केवल उसका कवच थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था और उस पर खून के धब्बे का कोई निशान नहीं था। अभी अभी लगातार 4 जीतें जाहिर तौर पर बहुत कठिन नहीं थी, और पूरे पूर्वी विंग में ऐसे और भी लोग थे जिनकी ताकत ड्यूक जिहुआन के बराबर थी, जैसे कि चियांग यानवू, बाईजी, लिन हंजुआन, और ऐसे लोग जो उससे भी अधिक मजबूत थे, जैसे कि हेलियनबा, द इल्यूसरी दानव सेवन स्किन्स के तीसरे रैंक के ड्यूक हुई, दूसरे रैंक के ड्यूक युआन क्यू, और वह जो पहले से ही युवा पीढ़ी के अन्य लोगों से आगे निकल चुका था, जिसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि यह असामान्य थी, इल्यूसरी का प्रमुख दानव 7 वंशज गुइरैन। ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ती रह सकती है? पश्चिमी विंग के भीतर जो लोग मूल रूप से यह रवैया रखते थे कि हारना ठीक है लेकिन हार बिल्कुल नहीं होगी, इस समय उनके दिल और दिमाग पर भारी प्रभाव पड़ा और असहायता और वीरानी की गहरी भावना उभरी। अगला कौन है? लड़ाई में अगला कौन है? ड्यूक जिहुआन ने अपना स्कारलेट ब्लड ब्लेड घुमाया, पश्चिमी विंग का सामना किया और बदतमीजी से चिल्लाया। दूसरी पार्टी के गार्जियन परिवार के नंबर 1 और अपने जैसी ही पीढ़ी के 3 शीर्ष कुशल ड्यूकों को लगातार हराने के बाद उन्होंने आज वास्तव में सुर्खियां बटोर ली हैं। 4 हार का सिलसिला, ये बहुत कठिन है। युनचे ने भौहें चढ़ाई और फुसफुसाया। म्यू हेंगई तुरंत हार गया क्योंकि वह लापरवाह था। अभी के 3 युवा ड्यूकों और उनके प्रतिद्वंद्वी की ताकत के बीच बहुत अधिक अंतर था, इसलिए यह निश्चित था कि वे हारेंगे। हालांकि ड्यूक जिहुआन की गहन ताकत पहले ही 60% से अधिक समाप्त हो चुकी है। उम्मीद है कि हम अगली लड़ाई जीत सकते हैं, यू क्विंगहोंग ने शांति से कहा। यान परिवार के यान चेंगकोंग ने आगे आते हुए कहा, पैट्रियार्क्यू, मुझे इस दौर में लड़ने दीजिए। लगातार 4 हार के साथ इसमें कोई संदेह नहीं था कि 5वें चैलेंजर को भारी दबाव झेलना होगा, क्योंकि अगर वेस्ट विंग फिर से हार गया
तो ये बेहद अपमानजनक होगा और इससे उनकी अपनी प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यान चेंगकोन, जो तानाशाह प्रोफाउंड दायरे के तीसरे स्तर पर भी था, ने अपनी इच्छा से लड़ने का अनुरोध किया। यूचे मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे एक और नजर दी। यान परिवार की ताकत 12 परिवारों में सबसे निचले स्तर पर थी और यान चेंगकोन की ताकत भी 12 परिवारों में प्रतिभाओं के निचले स्तर पर थी, लेकिन उनमें धार्मिकता और आश्वासन प्रकट हुआ था जो उनकी उम्र के साथ असंगत था। युन किंगहोंग ने अपनी भौहें हिलाई और कहा, भले ही इस सिहुआ ने लगातार हमारे 4 लोगों को हराया है, लेकिन उसकी ऊर्जा खपत उतनी अधिक नहीं थी। सावधान रहें। एमेन। यान चेंगकोन ने अपना सिर जोर से हिलाया और एक सरल शब्दांश के साथ उत्तर दिया। फिर वह उड़ गया और मैदान में उतरा। यान परिवार के यान चेंगकोन, ड्यूक सिहुआन मुझे प्रबुद्ध कर सकते हैं। यान चेंगकोन ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि उसका शालीनता से स्वागत किया। ओह, तो ये यान परिवार का युवा मुखिया है। ड्यूक सिहुआन ने लगातार 4 लड़ाइयां जीती और उनके दिल में अहंकार अनगिनत बार बढ़ गया था। उसने यान चेंगकोन पर एक नजर डाली और अचानक हंसने लगा। हा 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 हा। इस ड्यूक ने सोचा कि आखिरकार एक अच्छा प्रतियोगी सामने आ गया है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उम्मीद है कि यह यान परिवार का युवा मुखिया होगा और वह केवल एक दयनीय तानाशाह गहरा स्तर 3 है। टीएस यान परिवार 10,000 वर्षों से 12 परिवारों में सबसे निचले पायदान पर है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वह बहुत पीछे है। आपकी पीढ़ी के साथ यह इतना दयनीय कैसे हो गया? ऐसा लगता है कि यान परिवार भी बर्बाद हो गया है। अभिमानी। जैसे ही ड्यूक सिहुआन ने बोलना समाप्त किया, गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट के समान जोर से एक चिल्लाहट हुई और इसने ड्यूक सिहुआन को चौंका दिया, जिससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसने लगभग खून उगल दिया। लिटिल डेमन महारानी ने अपने सिंहासन के आर्मरेस्ट को जोर से पटक दिया। उसकी भौहें, जो नए चंद्रमा के आकार की थी, झुकी हुई थी और उसकी जमा देने वाली ठंडी आंखें सीधे ड्यूक सिहुआन को घूर रही थी। इससे उसका पूरा शरीर रुक गया। ऐसा लगता था मानो वह जम गया हो और उसमें हिलने डुलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। यान परिवार ने 10,000 वर्षों से मेरे दानव सम्राट की वंशावली की रक्षा की है। वे वफादार, समर्पित हैं और उन्होंने कई सराहनीय योगदान हासिल किए हैं। पिछले दानव सम्राटों की सभी पीढ़ियां यान परिवार का सम्मान करती थीं और उसे महत्व देती थीं। आप ड्यूक पैलेस में से एक के एक छोटे से जूनियर हैं। यान परिवार के प्रति ऐसे निरर्थक शब्द बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें हिम्मत किसने दी? ड्यूक सिहुआन इल्यूस्ट्री डेमन 7 स्कोन्स में से एक था और उसके पास अपनी पीढ़ी के अन्य सभी लोगों को नीचा दिखाने की पर्याप्त शक्ति थी, लेकिन वह लिटिल डेमन महारानी के क्रोध और गति का सामना कैसे कर सकता था? वह डर गया और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसका शरीर कांप रहा था और वह वहीं पर लगभग घुटनों के बल बैठ गया। पूर्वी विंग के भीतर ड्यूक सिहुआन के पिता ड्यूक झाओ जल्दी से खड़े हुए, झुके और कहा, छोटी दानव महारानी का क्रोध कम हो जाए। मेरा बेटा केवल अपने प्रतिद्वंद्वी का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहा था और उसने एक अविवेकपूर्ण टिप्पणी कर दी। उसका यान परिवार का अनादर करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। सिहुआन, जल्दी करो और लिटिल डेमन महारानी और यान परिवार से माफी मांगो। ड्यूक सिहुआन ने तुरंत कहा। सिहुआन ने एक अविवेकपूर्ण टिप्पणी की और कुछ ऐसा कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। छोटी दानव महारानी और यान परिवार के सभी लोग, मुझे माफ कर दें। पश्चिमी विंग की लगातार 4 हार के साथ लिटिल डेमन एम्प्रेस का मूड स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं था। उसने धीरे से उपहास किया और आखिरकार उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसने जवाब में कुछ नहीं कहा और वह अपने सिंहासन पर वापस बैठ गई और अखाड़े के केंद्र की ओर उदासीनता से देखने लगी। दबाव का वह विस्फोट जो पहाड़ जितना भारी था, अंततः गायब हो गया। ड्यूक सिहुआन को गुप्त रूप से राहत मिली। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर ठंडे, गीले पसीने से लथपथ था। हालांकि यान चेंगकोन स्पष्ट रूप से उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर सका। वह शांत और शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। उसने अपना भारी भाला पकड़ लिया, उसकी नोक सिहुआन के गले पर तान दी और धीरे से कहा, केवल आपने जो कहा है उसके आधार पर मैं अपनी यान चेंगकोन की जीवन भर की गरिमा और सम्मान पर दांव लगाता हूँ। आज मुझे अपने यान परिवार के शक्तिशाली भाले के तहत तुम्हें हराना होगा। आप, ड्यूक सिहुआन ने व्यंग्य किया और बेहद गहरी आवाज में कहा, भले ही मेरे पास अभी केवल 40% ताकत है, भले ही मेरे पास केवल 20% ही बची हो, मैं आसानी से आपके ऊपर कदम रख सकता हूँ। मैं यह नहीं बताऊंगा कि आपके यान परिवार का क्या होगा, लेकिन आप यान चेंगकोन थे, इस पीढ़ी के तथाकथित यान परिवार के नंबर 1 जीनियस। इस ड्यूक की नजर में आप हमेशा पूरी तरह से कचरा रहे हैं। यान चेंगकोन बिल्कुल भी नाराज नहीं थे।
इसके बजाय उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपने कभी हमारे यान परिवार के लोगों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है। यद्यपि हमारे यान परिवार की गहन ऊर्जा का स्तर हमेशा 12 परिवारों में सबसे कम रहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पीढ़ियों से हमारे परिवार ने हमारी गहन ऊर्जा को बाद में विकसित किया है और पहले भाले की खेती पर ध्यान केंद्रित किया है। हमारे यान परिवार का सबसे बड़ा गौरव और धन हमारे परिवार की गहन कला नहीं है, बल्कि हमारा प्रभावशाली भाला है। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि यदि आप हमारे यान परिवार को कम आंकेंगे तो आपका परिणाम कैसा होगा। हमें मायावी दानव क्षेत्र का नंबर 1 दिव्य भाला कबीला नहीं कहा जाता। यूं ही नहीं, यान चेन कोंग की चमक उसके भाले की नोक जितनी तेज हो गई, उसने अपनी भुजाएं घुमाई और उसका चांदी का भारी गहरा भाला कांटों की तरह बिजली की गति से फूट पड़ा। उसी क्षण तेज गर्जना के साथ प्रचंड वायु की लहर उठी। यान चेन कोंग के भाले का सामना करते हुए ड्यूक सेहुआन ने तिरस्कार का चेहरा दिया। उनकी स्कारलेट ब्लड ब्लेड की गहन ऊर्जा तरंगित हो गया और उसने खून जैसी लाल रोशनी के साथ एक भयंकर प्रहार किया। बजना, हथियार टकराए और हॉल में धातु की गगनभेदी ध्वनि गूंज उठी। हालांकि ड्यूक सेहुआन ने अपनी आधी ताकत खत्म कर दी थी, गहन ऊर्जा घनत्व के मामले में वह अभी भी काफी हद तक यान चेन कोंग से ऊपर था। यान चेन कोंग का भारी गहरा भाला सीधे परावर्तित हो गया और उसके स्कारलेट ब्लड ब्लेड से थोड़ा मुड़ गया। ड्यूक सेहुआन के मुंह का कोना तिरछा हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह उपहास कर पाता, भारी गहरा भाला जो रास्ते से उछल गया और एक हड्डी रहित सांप की तरह मुड़ गया, फिर एक असामान्य कोण पर सीधे उसके दिल में घुस गया। क्या? ड्यूक सेहुआन का दिल लड़खड़ा गया क्योंकि वह जल्दी से पीछे हट गया। उसका बचना बेहद तेज था, लेकिन फिर भी वह भारी गहरे भाले की चपेट में आ गया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा बुरी तरह से फट गई है और इससे अत्यंत कठोर ध्वनि निकली। यान चेन कोंग की हावी गति इस समय पूरी तरह से टूट गई। उसके हाथ में भारी गहरा भाला एक लचीले राक्षस सांप की तरह बन गया। इसने आकाश में नृत्य किया, इसे कई भालों की छाया से भर दिया और ड्यूक सेहुआन को उनमें फंसा लिया। प्रत्येक चुभन, प्रहार, जोर और स्लैश सभी त्रुटिहीन तरीके से मौके पर थे, जिसका लक्ष्य सीधे ड्यूक सेहुआन के कमजोर बिंदुओं और महत्वपूर्ण स्थानों पर था। अच्छी भाला तकनीक, युन चे ने आगे झुकते हुए कहा। वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। युन क्विंगहोंग ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ऐसा कहा जाता है, डंडे मारने के लिए महीने, घूंसा मारने के लिए साल, अभी भी भाला सीखने में कई दशक बाकी हैं। भाले की कला को प्रशिक्षित करना और उसमें महारत हासिल करना कठिन है। यदि आप पर्याप्त मेहनत नहीं करेंगे तो छोटी सी उपलब्धि भी हासिल करना कठिन होगा। यान परिवार को इल्यूसरी डेमन दायरे के नंबर 1 दिव्य भाला कबीले के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। उनके कबीले की भाला रणनीति अप्रत्याशित है। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने भाले की शक्ति का अधिकतम प्रयोग किया। एक बार जब वे इसे सहजता से संभालने में सक्षम हो जाते हैं, तो वे स्वर्ग के नीचे सभी को नष्ट कर सकते हैं और 10,000 सैनिक भी उनकी तुलना नहीं कर सकते। वे पूरी तरह से नंबर 1 दिव्य स्पीयर कबीले के नाम पर खरे उतरते हैं। भले ही यान चेन कोंग की गहन ताकत तुलनात्मक रूप से कमजोर है, इम्पीरियल स्पीयर आर्ट्स में अपने कौशल के मामले में वह पहले ही उच्चतम निपुणता में प्रवेश कर चुका है। समान स्तर के अन्य लोगों के बीच उसके लिए एक योग्य शत्रु से मिलना कठिन है। जेहुआन की वर्तमान स्थिति के साथ वह आसानी से एक और शिखर स्तर के तानाशाह प्रोफाउंड दायरे के खिलाफ जीत सकता है, लेकिन उसके लिए यान चेन कोंग के खिलाफ जीतना बेहद कठिन है, जो केवल मध्य चरण के तीसरे स्तर के तानाशाह गहन दायरे का है। भाले की घरघराहट की आवाज और भाले से हवा की आवाज बहुत तेज थी। ड्यूक जेहुआन ने अपनी गहन ऊर्जा को बढ़ाना जारी रखा। जब वह अपनी पूरी ताकत लगाकर यान चेन कोंग के हमलों को एक के बाद एक डाल रहा था, तो उसके पूरे शरीर की हड्डियां चटकने की आवाजें निकाल रही थी। लेकिन ये केवल ध्यान भटका रहा था। उसके पास वापस लड़ने का मौका नहीं था और भाले की नोक एक बार फिर उसकी ओर गरज चुकी थी। हथियार की विशेषताओं के आधार पर भाले की शक्ति और हमले की सीमा ब्लेड से बेहतर थी, लेकिन लचीलापन, गति और गतिशीलता ब्लेड से कमतर थी। हालांकि इस समय ड्यूक सेहुआन के ऊपर छाया हुआ भाला बिजली की तरह तेज था और एक जीवित चीज की तरह लचीला था। इसने उन्हें कई बार उन्मादी स्थिति में जाने के लिए मजबूर किया। एक के पास गहन शक्ति का लाभ था, दूसरे के पास कठोर दिव्य भाले की तकनीक में कौशल था। उन दोनों की गहन शक्ति में मूल रूप से बड़े स्तर का अंतर था, लेकिन अब वे मैदान में गतिरोध में थे। अस्त्र शस्त्र अनगिनत बार टकराए, अंतरिक्ष लंबे समय तक अशांत रहा और उसमें लगातार लहरें उठती रहीं। जैसे ही बड़े हॉल में दर्शकों ने इस दृश्य को देखा, लड़ाई पूरे समय विकृत रही। ड्यूक सेहुआन पूरी लड़ाई के दौरान यान चेन कोंग के भाले की छाया से छुटकारा नहीं पा सका और कुछ समय के लिए
यान चेंग कोंग भी वास्तव में ड्यूक सिहुआन को चोट नहीं पहुंचा सका। सभी ड्यूक महलों में ऐसे कई लोग भी थे जो भाले का इस्तेमाल करते थे, और ड्यूक सिहुआन उन कई लोगों के खिलाफ गए थे जिन्होंने भाले को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने यान परिवार के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यान परिवार के शक्तिशाली भाले की शक्ति इतनी आश्चर्यजनक होगी। यान चेंग कोंग के हाथों में भारी गहरे भाले ने उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से हमला किया और बचाव किया। जब उसने हमला किया तो उसका भाला हवा और बादलों की तरह उछला, और उसकी गति पहाड़ों को निगलने में सक्षम थी नदियां। इससे ड्यूक की सभी गतिविधियां सुस्त लगने लगी, क्योंकि इसने उसके ब्लेड और लॉ दोनों को दबा दिया। जब यान चेंग कोंग ने बचाव किया तो यह नदी के पार लोहे की जंजीर लगाने जैसा था। यह अभेद्य था। उन दोनों के बीच 100 से अधिक वार हुए, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरे को कुछ नहीं कर सका। यान चेंग कोंग पूरे समय शांत और स्थिर था, लेकिन ड्यूक सिहुआन अधीर हो रहा था। लड़ाई से पहले उसने यान चेंग कोंग का कठोरता से मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि पूरे यान परिवार का अपमान किया। लिटिल डेमन महारानी द्वारा गंभीर रूप से डांटा गया और उसे बहुत अपमानित किया गया। अब सैकड़ों आदान प्रदान के बाद भी वह उस व्यक्ति को हराने में सक्षम नहीं था जिसका उसने सबके सामने उपहास किया था। इसके बजाय उसे दबाया जा रहा था और वह बेहद दुखी और क्रोधित था। ड्यूक सिहुआन ने अपने दांत पीस लिए और अचानक गहरी दहाड़ लगाई। उसके स्कारलेट ब्लड ब्लेड की रोशनी तेज हो गई, जिससे भयंकर तेज आवाज हुई, जिससे जगह टूट गई। ये हमला बिल्कुल वही ब्लड फ्लेम स्ट्राइक था जिसने म्यू हेंगई को पहले हराया था, लेकिन क्योंकि वह पहले ही अपनी बहुत सारी ताकत खत्म कर चुका था, ब्लड फ्लेम स्ट्राइक की शक्ति उस समय की तुलना में बहुत कमजोर थी जब उसने म्यू हेंगई को हराया था। एक भयानक शक्ति यान चेंग कोंग की ओर बढ़ी, क्योंकि उसने अपना भाला क्षैतिज रूप से रखा और रक्षात्मक रुख में प्रवेश किया, जिससे ब्लड फ्लेम स्ट्राइक की शक्ति 70% कम हो गई। इस समय उसकी आंखें हमले की चमक में टिमटिमा रही थी, लेकिन वह पीछे नहीं हटा और ब्लड फ्लेम स्ट्राइक की बची हुई 30% शक्ति को निष्क्रिय कर दिया। इसके बजाय उसने अपने भाले के शरीर को मोड़ दिया, ब्लेड के खून के रंग के प्रतिबिंब को उसकी कमर पर पड़ने दिया, और भारी गहरा भाला समुद्र से उड़ने वाले ड्रैगन की तरह बन गया। इसने एक अजय गहन ऊर्जा तूफान पैदा किया जो ब्लड फ्लेम ब्लेड से होकर गुजरा और ड्यूक सिहुआन के कंधे पर बुरी तरह वार किया। जैसे ही भाले की नोक ने उसके कंधे को छुआ, सारी शक्ति तुरंत भाले की नोक पर एकत्र हो गई और पास हो गई सीधे ड्यूक सिहुआन की सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा और कवच के माध्यम से। फिफ्थ, यान चेंग कोंग की कमर से खून का छींटा निकला और हैवी प्रोफाउंड स्पीयर की नोक ड्यूक सिहुआन के कंधे में गहराई तक घुस गई, जो उसके कंधे के ब्लेड के बीच फंस गई थी। उनके बाएं कंधे से दर्द की अनुभूति हुई और इसने अपमान की भावना के साथ साथ ड्यूक सिहुआन के क्रूर व्यक्तित्व को उत्तेजित कर दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और पागलपन की चमक निकलने लगी। जाओ नरक में। ड्यूक सिहुआन का पूरा शरीर तुरंत रक्त लाल लपटों में जलने लगा, जैसे कि वह अभी खून से लथपथ होकर बाहर आया हो। उसकी हरकतों को देखकर यान परिवार के संरक्षक यान जिजिंग चौंक गए और पीले पड़ गए। वह जोर से चिल्लाया, कोंगर, इससे बचो, जल्दी। रक्त पिंजरा नीदर फ्लेम। रक्त लाल आग की लपटें अचानक फूट पड़ी और एक भयानक आभा ने यान चेंग कोंग को घेर लिया, क्योंकि उसके शिष्य सिकुड़ गए थे, लेकिन उसने अपना भाला छोड़कर पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी सारी गहन ऊर्जा भारी गहन भाले में डाल दी। अगले ही सेकंड ऐसा लगा मानो उसकी छाती पर 10,000 हथौड़ों से वार किया गया हो, क्योंकि वह तुरंत बेहोश हो गया। बूम! खून की ज्वाला फूट पड़ी और यान चेंग कोंग पीछे की ओर दूर जा गिरा। जब उसे यान जिजिंग ने हवा में पकड़ा तो उसकी छाती पहले से ही फटी हुई थी और खून से लथपथ थी। लेकिन यान चेंग कोंग अकेले नहीं थे जिन्हें खून की ज्वाला में उल्टे फेंक दिया गया था। जिस क्षण खून की ज्वाला भड़क उठी, यान चेंग कोंग ने जिस भारी गहरे भाले में अपनी आखिरी शक्ति डाली, वह सीधे ड्यूक सिहुआन के कंधे में घुस गया और एक वास्तविक पारदर्शी छेद खोल दिया। उसकी शेष शक्ति ने ड्यूक सिहुआन को हवा में ऊपर तक धकेल दिया, जिससे वह पूर्वी विंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके चारों ओर खून बिखर गया। उस भारी गहरे भाले ने पूर्वी विंग की सीटों को बिना किसी खून के निशान के बुरी तरह से छेद दिया। इसकी सतह चेंग कोंग, सिहुआन दोनों पक्ष बेहद हैरान थे। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि वे दोनों जो मूल रूप से गतिरोध में थे, उन्हें एक ही पल में इतना दुखद परिणाम मिलेगा। रक्त की लपटों की उन रेखाओं को प्रज्वलित करने के लिए ड्यूक सिहुआन ने अपने पूरे शरीर की गहन शक्ति को समाप्त करने में संकोच नहीं किया और उसके शरीर को एक पारदर्शी छेद से छेद दिया गया। उसके लिए लड़ाई जारी रखना असंभव था, लेकिन यान चेंग कोंग उससे बेहतर नहीं था। उसके शरीर का अगला हिस्सा फट गया था और उसके सभी आंतरिक अंग अलग हो गए थे।
यदि उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति न होती तो वह पहले ही बेहोश हो गया होता। हालांकि उसके लिए लड़ाई जारी रखना असंभव था। इस लड़ाई में यान चेंगकोंग और ड्यूक जिहुआन ने पारस्परिक विनाश हासिल किया था। अंडरहेवन कबीले के भाइयों, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। भारी रूप से घायल यान चेंगकोंग का सामना करते हुए यान जिजिन काफी शांत थे। चिंता मत करो, हमारे साथ यहाँ, आपका बेटा निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा, अंडरहेवन कबीले के 2 बुजुर्गों ने सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने अपनी हथेलियां फैलाईं और गहरे हरे रंग की रोशनी ने यान चेंगकोंग के घावों को ढक दिया। एल्विन जाति की प्राकृतिक उपचार शक्ति के तहत भले ही यान चेंगकोंग की चोटें गंभीर थी, वे जल्दी ही स्थिर हो गईं। उसने गहरी सांस ली और शर्म से कहा, पिताजी, आपके बच्चे की खेती बहुत अपरिपक्व थी। मैंने आपको निराश कर दिया। खुद को दोष मत दो, यान जिजिन ने आश्वस्त करते हुए कहा। आखिरकार जिहुआन इल्यूसरी डेमन सेवन स्कियंस में चौथे स्थान पर है। आपके और उसके बीच बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा परिणाम पाकर पिता को आप पर पहले से ही बहुत गर्व है। अब ध्यान लगाओ और शांत हो जाओ, अब और बात मत करो। ड्यूक जिहुआन अंततः पराजित हो गया, लेकिन पश्चिमी पक्ष के किसी भी व्यक्ति के भाव जरा भी कम नहीं हुए, क्योंकि ड्यूक जिहुआन को हराने के लिए उन्हें 5 लोगों की जरूरत पड़ी। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। हॉल में मौजूद कई लोग आहें भर रहे थे। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि युन परिवार ने चुनौती क्यों स्वीकार की। भले ही वे अपनी गरिमा खोने के बजाय लड़ाई हारना पसंद करेंगे, लेकिन इतनी बुरी तरह हारने पर क्या गरिमा बची है। वहाँ एक सु परिवार भी है। मैंने सुना है कि सु परिवार से सु झिझान 12 परिवारों की युवा पीढ़ियों में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। उसे कुछ नुकसानों की भरपाई करने में सक्षम होना चाहिए। आओ, हेलियन परिवार से हेलियन बा, इल्यूसरी डेमन सेवन स्कियंस ड्यूक हुई और ड्यूक युआन क्यू के दूसरे और तीसरे रैंक वाले, उनमें से कोई भी सु झिझान से कमजोर नहीं है। और प्रथम श्रेणी के ड्यूक हुई रान, ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि केवल उसकी ताकत ही दूसरी पार्टी के 12 लोगों को अकेले ही हराने के लिए पर्याप्त है। डेमन इंपीरियल सिटी के एक नागरिक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 550 झिझान्स लास्ट स्टैंड। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 550 झिझान का अंतिम स्टैंड। ताली ताली ताली। ड्यूक हुआई ताली बजाते हुए खड़े हो गए और उन्होंने हंसते हुए कहा, अद्भुत, वह वास्तव में एक अद्भुत लड़ाई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रतियोगिताओं की इस श्रृंखला में वास्तव में ऐसा परिदृश्य होगा जहां दोनों प्रतियोगी एक दूसरे को हरा देंगे। ये वास्तव में इस हद तक रोमांचक है कि इस ड्यूक ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। तथापि ड्यूक हुआई ने सीधे युन क्विंगहाओ की ओर देखा और हंसे। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपका पक्ष अभी भी जारी रखना चाहता है? आप हमारे प्रतिनिधियों में से एक को हटाने के लिए अपने लगभग आधे प्रतिनिधियों के पास गए हैं। ये परिणाम वास्तव में खेदजनक है और यह ड्यूक अब इस प्रतियोगिता को जारी रखने में सहज महसूस नहीं करता है। हालांकि पेट्रियार्क युन के बारे में इस ड्यूक की समझ से, चाहे पेट्रियार्क युन की हानि कितनी भी बदसूरत क्यों न हो, वह अभी भी दृढ़ता से सैनिक होगा। सही है। हा, युन क्विंगहाओ भी हंसने लगा। ड्यूक हुआई, आप वास्तव में इस युन को अच्छी तरह से समझते हैं। हालांकि आपके शब्द गंभीर रूप से बचकाने और हास्यास्पद हैं। हमारा मुकाबला अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन आपने पहले ही कह दिया है कि हम हार गए हैं। क्या ऐसा कहना थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? हा। ड्यूक हुआई ने 3 जोरदार हंसी उड़ाई। ये वास्तव में उन शब्दों की तरह लगता है जो आप यू क्विंगहाओ कहेंगे। तो फिर इस ड्यूक को स्पष्ट रूप से देखने दे कि आपका आत्मविश्वास कहाँ से आता है, युन क्विंगहाओ। लेकिन ये ड्यूक वास्तव में ये देखना चाहता है कि आपका अहंकार कितने समय तक बना रह सकता है। विन बो, आप हमारे पक्ष के दूसरे प्रतिनिधि हैं, इसलिए आप अगले स्थान पर हैं। ड्यूक हुआई द्वारा दूसरे प्रतिनिधि शब्द पर अत्यधिक जोर दिया गया था और उनके स्वर में उपहास सभी द्वारा सुना जा सकता था। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, एक लंबा और बड़ा युवक हवा में उड़ गया और मैदान में उतर गया। इल्यूसरी डेमन सेवन स्कियंस की रैंक 5 ड्यूक वेनबो, और उससे पहले ड्यूक जिहुआन की तरह वह भी टायरेंट प्रोफाउंड रियलम लेवल 5 पर था। और पश्चिमी विंग से एक अन्य व्यक्ति ने भी तुरंत हवा ली और वह ड्यूक वेनबो के सामने उतरा। ये व्यक्ति पश्चिम विंग द्वारा अब तक भेजा गया सबसे मजबूत व्यक्ति भी था। इल्यूसरी डेमन सेवन स्कियंस में भी 6ठे स्थान पर रहने वाले ड्यूक योंगी। दोनों लोग इल्यूसरी डेमन रॉयल फैमिली के थे और ये दोनों इल्यूसरी डेमन सेवन स्कोन्स का भी हिस्सा थे, इसलिए उनकी ताकत में ज्यादा अंतर नहीं था। यह इस तथ्य के अतिरिक्त था कि उन्होंने कई बार द्वंद्व युद्ध किया था और एक दूसरे की गोल्डन क्रो फ्लेम्स और गहन कलाओं के भी अभ्यस्त हो गए थे।
इसलिए उन दोनों के बीच लड़ाई असाधारण रूप से भयंकर थी, क्योंकि वे गतिरोध में पड़ गए और केवल 30 मिनट की लड़ाई के बाद ही विजेता का फैसला हुआ। ड्यूक वेनबो ने मुश्किल से जीत हासिल की, जबकि ड्यूक योंगी हार गए। वेस्ट विंग एक बार फिर हार गया और वे उस दयनीय स्थिति में फंस गए जहां वे 5 हार और 1 ड्रॉ पर थे। भले ही ड्यूक वेनबो जीत गए थे, उनकी सभी चालें और छिपे हुए कार्ड खेले जा चुके थे। युद्ध में उसे कई घाव लगे थे और उसकी गहरी ऊर्जा बहुत खत्म हो गई थी। तो उसके बाद हुई 7वीं प्रतियोगिता में वह पश्चिमी विंग के एक युवा ड्यूक से हार गया, जिसने उसे अभी भी चुनौतीपूर्ण पाया। 8वां मैच वेस्ट विंग के ड्यूक सॉन्ग बनाम लिन फैमिली के लिन हंचुआन। ये लिन हंचुआन की पूरी जीत थी। 9वां मैच वेस्ट विंग के ड्यूक जियारोन बनाम लिन फैमिली के लिन हंचुआन एक बार फिर जीत गए। इस बिंदु पर पश्चिमी विंग, जहां यून परिवार था, वहां 1 जीत, 1 ड्रॉ और 7 हार का रिकॉर्ड था और केवल 4 लोग बचे थे जो अभी भी युद्ध के योग्य थे। 10वां मैच इल्यूस्ट्री डेमन सेवंस की रैंक 7 ड्यूक यू पैलेस के ड्यूक यंग नेन बनाम लिन हंचुआन। ड्यूक यंग नेन जीत गए। 11वां मैच ड्यूक यंग नान बनाम नानगोंग परिवार के नानगोंग यान। ड्यूक यंग नान ने शानदार जीत हासिल की और जबकि पश्चिमी विंग ने अपनी पिछली 2 लड़ाइयों के बाद पहली बार लगातार 2 जीत हासिल की थी, पश्चिमी विंग के एक भी व्यक्ति के चेहरे पर खुशी की अभिव्यक्ति नहीं थी। भले ही यंग नान जीत गया था, लेकिन उसने अपनी ताकत पूरी तरह से खत्म कर दी थी, इसलिए उसका अगला मैच हारना निश्चित था और उस समय पश्चिमी विंग में 3 लोग रह जाएंगे, जबकि दूसरे पक्ष में अभी भी 8 लोग होंगे। इसके अलावा दूसरे पक्ष के शीर्ष 4 ने अभी तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया है। 12वां मैच ड्यूक यंग नान बनाम बाई फैमिली की बाई जी। ये निस्संदेह बाई जी की पूरी जीत थी। पश्चिमी विंग में केवल 3 प्रतिस्पर्धी बचे थे, सू झिझान, नंबर 6 अंडरहेवन और यू परिवार के अज्ञात प्रतिनिधि। 13वें मैच में नंबर 6 अंडरहेवन ने मंच संभाला। एल्वेन जाति के पास प्रचुर जन्मजात प्रतिभा होने के साथ साथ गहन धनुष का उपयोग करने की मजबूत क्षमता थी, लेकिन उनकी गहन ऊर्जा की प्रकृति ने निर्धारित किया कि उनकी आक्रमण शक्ति बहुत अधिक नहीं होगी। इसके अलावा चूंकि इस प्रकृति की प्रतियोगिताएं एक अखाड़े की सीमित सीमा के भीतर होती थी, इसलिए उनके गहन धनुष की ताकत भी बहुत सीमित हो जाती थी। इसलिए एक बार जब स्वर्ग के नीचे नंबर 6 की बारी आती, तो उससे तत्काल और अपरिवर्तनीय नुकसान का सामना करना पड़ता और कड़ा संघर्ष करने के बावजूद मजबूत पर कमजोर की जीत का चमत्कार नहीं हुआ। उन्हें बाई जी ने हराया था। अब तक दोनों पक्षों ने 13 मैच लड़े थे और पश्चिमी पक्ष ने 10 प्रतिनिधियों को खो दिया था, जबकि पूर्वी पक्ष ने केवल 4 को खो दिया था। और बाई जी के अलावा जो वर्तमान में पूर्व का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके पास अभी भी 7 अन्य युवा अभिजात वर्ग थे जिन्हें अभी भी युद्ध करना था। इन युवा अभिजात वर्ग में जियो परिवार के जियो डोंगलाय और जियोफांग परिवार के जियोफांग यू शामिल थे, जो टायरेंट प्रोफाउंड दायरे स्तर 4 पर थे। चियांग परिवार के चियांग यानबू जो तानाशाह गहन क्षेत्र स्तर 5 पर थे। हेलियन परिवार के हेलियन बा जो टायरेंट प्रोफाउंड दायरे स्तर 5 पर थे। तानाशाह प्रोफाउंड रियलम स्तर 6 और इल्यूस्ट्री डेमन सेवंस ड्यूक युआन क्याओ और ड्यूक के बीच नंबर 2 और नंबर 3 स्थान पर रहे हुए ये जो टायरेंट प्रोफाउंड रियलम स्तर 6 पर भी थे। यहाँ तक कि अभी भी इल्यूस्ट्री डेमन सेवंस कोन्स का मुखिया हुई रेन था, जिसकी गहन ताकत वास्तव में तानाशाह प्रोफाउंड रियलम स्तर 8 के आश्चर्यजनक स्तर तक पहुँच गई थी। दूसरे पक्ष में केवल सू झिझान ही बचा था जो टायरेंट प्रोफाउंड रियलम स्तर 6 पर था। जहां तक यून परिवार का सवाल है, उनके पास भेजने के लिए कोई उचित उम्मीदवार भी नहीं था, क्योंकि उनकी युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत केवल टायरेंट प्रोफाउंड रियलम स्तर 2 पर था। दोनों पक्षों के बीच हुए इस मुकाबले में शुरू से ही कोई सस्पेंस नहीं था और किसी को भी नहीं लगा कि मौजूदा स्थिति कुछ कमतर है, थोड़ा अजीब। वास्तव में हर किसी को लगा कि यून परिवार जिस पक्ष में था वह बहुत ही दयनीय तरीके से हार गया है। डेमन इंपीरियल सिटी के भीतर विभिन्न महान शक्तियों ने मौन आह भरी। ये केवल दोनों गुटों की युवा पीढ़ी के बीच एक प्रतियोगिता थी और भले ही यह उनकी वास्तविक ताकत का संकेत नहीं हो सकता था, ये स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त था कि ड्यूक हुआई का गुट कितना प्रभावशाली था और उनके गुट के पास ऐसी ताकत थी जिसने उनके विरोध को पूरी तरह दबा दिया। और यह प्रतियोगिता जो जानबूझकर ड्यूक हुआई द्वारा आयोजित की गई थी, 2 लक्ष्यों को ध्यान में रखकर आयोजित की गई थी। पहला लक्ष्य यू परिवार को बाहर निकालना था, दूसरा लक्ष्य दूसरे गुट की उपस्थिति को दबाने और क्रूरता से नष्ट करने के लिए शुद्ध ताकत का उपयोग करना था, दूसरे गुट की गरिमा और प्रतिष्ठा को कुचलने के लिए, जिसमें लिटिल डेमन एम्प्रेस भी शामिल थी, पूरी तरह से अपनी एड़ी के नीचे। और एक बार यू परिवार को निष्कासित कर दिए जाने के बाद लिटिल डेमन महारानी के पास अब ड्यूक हुआई के साथ लड़ने की क्षमता नहीं होगी।
एक बार ऐसा होने पर ड्यूक हुआई को इस भ्रामक दानव विश्व दानव सम्राट के सिंहासन को हथियाने के लिए केवल एक अवसर की आवश्यकता होगी, चाहे वह प्राकृतिक हो या निर्मित। पश्चिम विंग के सभी लोगों के चेहरे निराशा के बादल में डूबे हुए थे। एक बार जब नंबर 6 अंडर हेवन बाई जी से हार गया, तो उनके पास केवल 2 लोग बचे थे जो युद्ध करने के योग्य थे, और वास्तव में उनके दिलों में ये केवल एक व्यक्ति के बचे होने के समान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि युन परिवार के पास वास्तव में उनकी युवा पीढ़ी में एक भी व्यक्ति नहीं था जो कार्य करने में सक्षम हो। आह, सू जियांगना ने धीरे से आह भरी। उन्होंने सू झिझान को कंधे पर थपथपाते हुए कहा, झिझान, नतीजे पर पहले ही पहुंचा जा चुका है और हमारी हार पहले ही तय हो चुकी है। वास्तव में ये शुरू से ही तय हो चुकी है। अब आपकी बारी है। हम अपनी कोई भी गरिमा वापस पा सकते हैं या नहीं, यह अब आप पर ही निर्भर करता है। मैं समझता हूँ, लेकिन परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद सू झिझान ने अपना हथियार उठाया और आसमान में उड़ गया और बाई जी के सामने उतरा, जिसने हाल ही में नंबर 6 अंडर हेवन पर जीत हासिल की थी। उसने अपनी तलवार सीधी तान रखी थी और उससे निकलने वाली आभा अतुलनीय रूप से समृद्ध और मजबूत थी। उन्होंने अपने ही गुट की बड़ी विफलता के संबंध में कमजोरियों का एक संकेत भी नहीं दिखाया। जैसा कि उन्होंने घोषणा की, सू परिवार के सू झिझान खुद को प्रस्तुत करते हैं। मैं कभी भी किसी महिला के साथ विवाद करने को तैयार नहीं रहा हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि आप बस आत्मसमर्पण कर दें और इस मंच से उतर जाएं। उनका सामना बाई जी से हुआ, जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनका फिगर ज्यादातर महिलाओं से लंबा था। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसमें हल्की हल्की थकान के लक्षण दिखाई दे रहे थे, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया था कि नंबर 6 अंडर हेवन के साथ उसकी हालिया लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं थी। लेकिन सू झिझान की बातें सुनकर उसने ठंडी हंसी उड़ाई और मजाक में कहा, आपका पक्ष पूरी तरह से दयनीय तरीके से हार गया है, इसलिए मुझे वास्तव में नहीं पता कि आपको इतने अहंकार से बोलने की हिम्मत कहाँ से आ रही है। और अभी आपको विशेष रूप से हम महिलाओं को नीची दृष्टि से देखने का अधिकार नहीं है। आह नहीं, मुझे लगता है कि आप गलत हैं, सू झिझान ने धीरे से कहा और बेहद तिरस्कारपूर्ण हंसी दी। मैं, सू झिझान, निश्चित रूप से कभी भी महिलाओं को हेय दृष्टि से नहीं देखूंगा। मैं केवल कृतज्ञों को हेय दृष्टि से देखता हूँ, गद्दार महिलाएं जो अन्य जातियों से बेहतर नहीं हैं। आप मौत को दावत दे रहे हैं। उन जहरीले शब्दों के कारण बाई जी क्रोध से भड़क उठी और उनकी जेद तलवार आगे की ओर फट गई। एक पल में उसके पीछे एक विशाल सफेद बाघ की छाया दिखाई दी। इस सफेद बाघ की छवि आकाश में दहाड़ रही थी और उसकी दहाड़ की आवाज महान हॉल के चारों कोनों में फैल गई, जिससे वह कांपने लगा। और उस घटना में एक तेज आंधी उठी और हिंसक रूप से बढ़ गई। ये भीषण आंधी सफेद बाघ की दहाड़ को दबाने के लिए पर्याप्त थी और मैदान हजारों हजारों तूफानों में घिरा हुआ प्रतीत हो रहा था। ये बाई परिवार का टाइगर रोअर डोमेन है। बाई जी का डोमेन तुरंत पूरे क्षेत्र को घेरने के लिए बाहर की ओर फैल गया। सू झिझान के बाल और कपड़े बेतहाशा उड़ रहे थे, क्योंकि हवा उसके चारों ओर घूम रही थी। हालांकि उसका शरीर बिना हिले डुले जमीन पर कीलों से ठोक दिया गया था। फिर उसने अपने हाथ में लंबी तलवार उठाए और हमला कर दिया। उसकी तलवार आगे की ओर बढ़ गई। बाई जी के क्षेत्र में उनके अलावा हर दूसरे व्यक्ति की ताकत और गति पर भारी प्रतिबंध होगा, लेकिन सू झिझान की तलवार की गति अभी भी उतनी ही तेज थी, बिजली की बोल्ट। उसकी तलवार की शक्ति ने उसके चारों ओर के सभी हिंसक तूफानों को नष्ट कर दिया, क्योंकि बाई जी के क्षेत्र में तुरंत एक विशाल दरार बन गई। सू झिझान आगे बढ़ा और उसने जो भी कदम उठाया उसने बाई जी के क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। बाई परिवार और सू परिवार दोनों तलवार को अपने हथियार के रूप में उपयोग करते हैं और वे दोनों पवन विशेषता को गहन शक्ति के रूप में विकसित करते हैं। बाई जी और सू झिझान की गहन ताकत में बहुत अधिक अंतर नहीं है, लेकिन पवन गहन ऊर्जा के नियमों और प्रकृति की उनकी समझ के संदर्भ में सू झिझान बाई जी से काफी बेहतर है, इसलिए उनका डोमेन उनके लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा नहीं करता है। युन किंगहोंग ने प्रशंसा भरी आवाज में कहा। इस समय सू झिझान पहले ही बाई जी के पास पहुंच चुका था और उसकी तलवार का शरीर एक फीकी हरी हवा के झोंके के साथ ऊपर उठ गया। हो सकता है कि गरजने वाली हवाओं के विशाल क्षेत्र की तुलना में ये हवा का सर्पिल बेहद छोटा रहा हो, लेकिन फिर भी यह इतना मजबूत था कि अपने आसपास की सभी गरजने वाली हवाओं को एक तरफ धकेल सकता था। रीप, सू झिझान के सीधे धक्के ने हिंसक रूप से उसके सामने के डोमेन को फाड़ दिया। बाई जी ने भी अपनी जेद तलवार उठाई और एक तेज आवाज के साथ सू झिझान की तलवार को अवरुद्ध कर दिया। तुरंत उसने महसूस किया कि उसका हाथ सुन्न हो गया है और उसके अंगूठे और तर्जनी को जोड़ने वाले मांस में तेज दर्द हो रहा है। उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर उड़ गया और उसकी जेद तलवार उसके हाथ से लगभग छूट गई।
यहाँ तक कि अगर वह पूरी ताकत पर थी तब भी वह सू झिझान की बराबरी नहीं कर सकती थी। अभी तो बिल्कुल भी नहीं, जब वह पहले ही अपनी गहन ताकत का एक बड़ा हिस्सा समाप्त कर चुकी थी। सू झिझान ने उसे सांस लेने की कोई जगह नहीं दी। जैसे ही वह तुरंत आगे बढ़ा, उसका शरीर फड़क उठा। उसका शरीर गरजती हुई आंधी के समान और उसकी तलवार वज्र के समान थी। प्रत्येक स्लैश के साथ तेज आवाज होती थी जो व्यावहारिक रूप से कान के पर्दे फाड़ देती थी। उसकी तलवार पर हवा का चक्र भी तेजी से फैल रहा था और बाईजी द्वारा लगातार उसके साथ तलवारें पार करने के बाद उसकी बाह पूरी तरह से सुन्न हो गई थी। उसका कसकर पकड़ा हुआ दाहिना हाथ पहले से ही उसकी उंगली और अंगूठे के बीच फटे जाल से खून से सना हुआ था। यहाँ तक कि उसके गालों पर भी कई लंबे घाव हो गए थे जो उसकी तलवार की हवा से लगे थे। तुमने मेरे चेहरे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ूंगा। बाईजी ने अपने चेहरे पर दर्द को केवल एक बार महसूस किया और इसके कारण उनकी प्रतिक्रिया उस बाघ की तरह हुई जिसने अपनी पूंछ पर पैर रख दिया था। वह तुरंत उन्मत्त हो गई और गुस्से से दहाड़ने लगी। एक सफेद बाघ की विशाल आकृति एक बार फिर उसके पीछे दिखाई दी, जैसे 30 मीटर से अधिक लंबा बवंडर उसके चारों ओर उमड़ पड़ा। सू झिझान की आंखें चमक उठी और वह अप्रत्याशित रूप से बाईजी के बवंडर के बीच में कूद गया। उसने उसके चौतरफा हमला करने का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपनी तलवार उसकी कमर पर मार दी। उसकी तलवार के इस चाबुक से एक अतुलनीय तेज और अत्यंत स्पष्ट छल्ला उत्पन्न हुआ। बाईजी के शरीर के चारों ओर जो बवंडर अभी भी बना हुआ था वह एक पल में गायब हो गया। उसका पूरा शरीर तेजी से घूमने वाली चोटी की तरह घूमने लगा और वह सीधे मैदान से बाहर उड़ गई। आह, महिलाएं, चाहे वे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, फिर भी वे कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकती। सू झिझान वहीं खड़ा रहा जहां वह मूल रूप से था और उसने उदास होकर अपना सिर हिलाया और बुदबुदाते हुए उसने खुद से बुदबुदाया। बाईजी उल्टी हो जाने के कारण जमीन पर गिर पड़ी। उसकी जैद तलवार भी किसी अज्ञात स्थान पर उड़ गई थी। सू झिझान, मैं इसे तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ। क्षेत्र के सभी नायकों के सामने उसके प्रतिद्वंद्वी की तलवार के एक थप्पड़ ने उसे उड़ा दिया था। अपनी पीढ़ी में बाई परिवार की सबसे मजबूत सदस्य और पूरे इल्यूस्ट्री डायमंड दायरे में सबसे प्रमुख प्रतिभाशाली महिलाओं में से एक के रूप में उन्हें पहले कभी इस तरह का अपमान नहीं सहना पड़ा था। उसने एक बार फिर अपनी तलवार उठाई और चिल्लाते हुए खुद को संभाला और सू झिझान को दौड़ाने के लिए तैयार हो गई। वह पर्याप्त है। बाईजी की चार्जिंग आकृति अचानक बंद हो गई क्योंकि एक अदृश्य ऊर्जा अवरोध उसके सामने आ गया, जिसने उसे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। बाई परिवार की मुखिया बाई खड़ी हुई और बाईजी को रोकते हुए कहा, आप पहले ही हार चुकी हैं। वहां मौजूद सभी लोगों के सामने ये किस तरह का व्यवहार है? तभी बाईजी को एहसास हुआ कि वह पहले ही अखाड़े की सीमा से बाहर गिर चुकी है। उसने अपने दांत पीस लिए और सू झिझान पर तीखी नजर डाली, लेकिन उसके बाद ही वह आज्ञाकारी रूप से अपनी सीट पर लौट सकी। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।